बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और हमारे साथ कौन है? मैं हूं अजीम राना और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपका दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और आज इससे पहले कि हम प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाएं, मैं ये बात करना चाहता हूँ शहर बानो के नाइस कलर। ओह थैंक यू। ये क्या कहते हैं इस कलर को? वैसे प्रोग्राम बड़ी जल्दी जल्दी में हम स्टार्ट कर रहे थे तो मस्टर्ड प्लस ऑरेंज, ऑरेंज मैं पूछना भूल गया जरा। मस्टर्ड ऑरेंज फैमिली आई थिंक। अच्छा, वैसे आप बिलीव करती हैं कि जो रंग है उनका शख्सियत पर असर होता पता नहीं। है? अच्छा मतलब मैं इस पे वो भी नहीं कहती कि नहीं होता और मैं ये भी नहीं कहती होता है। हाँ वाकई कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम किसी शख्स को देखते हैं कि उसने ज़्यादा लाइट कलर पहने हैं तो उसकी शख्सियत भी वैसी होती है। असल में हमारी शख्सियत, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शख्सियत ही वैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं और वो ये कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं कुछ और साइंटिफिक स्टडी भी बाकायदा तौर पर लोग बिलीव करते हैं इस पे कि रंगों का शख्सियत पर असर होता है और कुछ रंगों के जरिए तो लोग अब जो तिब्बी माहिरीन है वो बाकायदा इलाज करते हैं। जी, हाँ जी, क्या वो बात है। कहते हैं रंगों का मुराकबा भी किया जाता है, मेडिटेशन होती है कलर्स की, और वो कहते हैं आप जिस तरह का रंग इमेजिन करना शुरू करते हैं उस तरह की आपके इर्द गिर्द फजा बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो रंग है सिर्फ खूबसूरती का बायस नहीं बनते हैं और रंग हमारी जिंदगी का बड़ा अहम जुज़्व है, बड़ा अहम हिस्सा है। हमारी घर का पेंट है, जो हमारे रूम की जो दीवारें हैं उनका पेंट किस तरह का है, हमारी बेडशीट्स किस तरह की हैं, फिर हम खुद किस तरह के जो है लिबास पहनते हैं। तो ये सब अच्छा बड़ा मैंने मैटर ये करता देखा है कि जो लोग स्याह कलर ज्यादा पहनते हैं, यानी ब्लैक वैसे मेरा फेवरेट कलर है, सबका ही तकरीबन सबका फेवरेट favorite होता है और सबको अच्छा लगता है। ब्लैक ऐसा कलर है, उसे कलर्स का बादशाह कहा जाता है, वो हर किसी को सूट करता है और हर किसी के हर मौके पे वो चल सकता है। लेकिन मोस्टली जो लोग ज्यादा पहनते ही ब्लैक हैं उनकी शख्सियत में भी वो एक हल्का सा आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, या फिर कह लें कि वो धीमा वैसे लहजा। अच्छा, वो लगता है कि काला बहुत रंग, दुखी काला हैं। लिबास पहने हुए ना लोग संजीदा भी ज्यादा संजीदा हो जाते हैं, संजीदा लगते हैं और ब्लैक इज द कलर ऑफ एलिगेंस। वैसे वो बड़ा जचता है, सब अफसुर्दा सी लोगों को। थोड़ी वाइब आती है ज्यादा। हाँ। लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपने शाइनी ब्लैक पहना है तो वो फिर लशपश सी वाइब आएगी, अफसुर्दा नहीं आएगी। और अब वाइट कलर जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है पीस के लिए, आई थिंक। हाँ जी, वाइट कलर इज कलर ऑफ पीस। और इसके अलावा गुलाबी रंग के बारे में कहा जाता है कि जो खवातीन हजरात गुलाबी रंग पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, वो बड़े कहते हैं कि पीसफुल लोग होते हैं, वो पनाह देने वाले। अच्छा। हाँ जी, और हम्बल लोग होते हैं। अच्छा, वो कैसे पता चलता है नहीं इंसान को कि पसंद मैं करते अब ये ज्यादा। कलर पहनूं तो मैं ऐसा होऊंगा, मैं ये कलर पहनूं तो मैं ऐसा अच्छा, मुझे ऐसा होऊंगा? लगता है कि आपका जो मिजाज है ना, आपको मिजाजन वो रंग वो अट्रैक्ट करता रंग, है। हाँ। आप जैसे, और एक और चीज जो मैंने लोगों में भी देखी है और अपने आप में भी चेंज देखा है कि एज के साथ साथ आपकी चॉइस भी चेंज होती है कलर्स की। ऐसा है, पहले बिल्कुल। आपको कलर बहुत पसंद होता है, हाँ। लेकिन कुछ सालों बाद आप उस कलर से दूर भागते हैं। अच्छा, वैसे ये भी अगेन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्सपोजर और आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र ज्यादा होती है ना, उतने शौक रंग उन्हें पसंद आना शुरू हो जाते हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं, full of life। आपकी मेंटल कैफियत क्या है ना, ये बड़ा मैटर करती है। और दूसरी बात हम ये कर रहे थे, और फिर रंगों का शहरबानो मुख्तलिफ कल्चर्स में फनी बात याद आ गई। क्या बात है, किस बात पे ऐसी आ रही है आपको? कल आप, मैं इसके बाद बताऊंगी। अच्छा जी, रंगों का मेरे दिन में जो बात है कि मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ आइडेंटिटी है उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम शॉपकीपर्स हैं और हम कह रहे हैं बाजी बाजी ये नीला सूट, बाजी ये पीला सूट, बाजी ये जामनी सूट, बाजी ये सूट आपके रंग को ये कर देगा, बाजी ये निखार देगा। ये एग्जैक्टली हम वैसे बात कर रहे हैं। जामनी रंग शराफत और इज्जत और वकार की ये मतलब ये लिखने वाले कौन है? लिखा ये हुआ है कि जामनी रंग शराफत, इज्जत और वकार की इलामत समझा जाता है। अच्छा, इससे पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था। ये बेसिकली एक रिसर्च है ना, माहिरीन ये कहते हैं, जैसे मैं अभी बात करने लगा था ना कि मुख्तलिफ रंगों की मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ मज़ाहिब में आइडेंटिटी बदल जाती है। जी। हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ अमूमी तौर पर जो है अहले इस्लाम के यहाँ स्याह रंग पहना जाता है जब आप अफसुर्दा होते हैं। कुछ लोग सफेद भी पहनते हैं, लेकिन यही हम वेस्टर्न कल्चर में चले जाएं। हमारे यहाँ मोस्टली कोई कलर नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप अफसुर्दा हैं तो आप लाइट कलर्स की तरफ चले जाते हैं। और मोस्टली कुछ लोगों में तो ये ज्यादातर की मिसाल दे रहा हूँ ना, ज्यादा मोस्टली। लेकिन ज्यादातर दूसरे कल्चर में चले जाएं, अब जैसे आप वेस्ट में चले जाएं तो वो लोग शादियों पे सफेद पहनते हैं, मतलब ब्राइड का जो होता है और वो क्या सफेद ड्रेस होती है और बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस होता है। वाह वाह वाह, क्या बात। हमारे यहाँ गम की सूरत में भी कई दफा अच्छा, सफेद पहन लिया जाता है। जो ब्लैक है वो ऐसा कलर है कि हर रंग पर जचता है, मतलब हर देखने वाले को अच्छा लगता है, हर आंख को वो भाता है। आपको कौन सा रंग भाता है? मुझे ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। आपका? उड़िया रंग। वो कौन सा? नहीं
चलिए वो भी कभी आपको दिखाएंगे, वो भी एक बड़ा शानदार रंग होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मजाक कर आपको, रहा ये तो हो गए रंगों की बात, मुझे बताएं आपको स्टार्स पे कोई है बिलीव? हूँ। ज़ोडिक साइंस, हाँ, ज़ोडिक साइंस, स्टार्स कहते हैं उनको, उस पे कोई बिलीव है? अच्छा बिलीव नहीं है वैसे, ये कह लें कि दिलचस्पी इसलिए आसे है कि जब कोई ये बताए ना, और ये मेरे ख्याल से ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी आपको बताए ना कि मैं आपको बताऊंगा आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा, मुस्तकबिल का जो हाल है इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अजीम राना, वो तो अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई बेहतर नहीं जानता, मगर इल्मे नजूम के माहिरीन जो हैं वो इस चीज में बताते हैं, वो प्रेडिक्शन करते हैं कि 12 सितारों में से 4 सितारे ऐसे हैं जो 2024 में अमीर होने वाले हैं। अच्छा, दुआ करें कि मैं इसमें शामिल हूं। मैं यही पूछने वाला था कि इन 4 जो सितारे हैं इनमें आपका सितारा है? आपका स्टार कौन सा? मेरा लकी स्टार। क्या हुआ? आज तो मेरा नॉट कमिंग स्लो, नॉट कमिंग स्लो। अच्छा जी, मेरा है टॉरस। टॉरस, बुर्ज सौर। बस रुक जाए, मैं चारों में नहीं, अभी निकालती हूँ। सॉरी, क्या निकला है? नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा, नेक्स्ट टाइम अगले साल आपको ये मिलेगा। अभी जो सितारे हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो खुश नसीब सितारे हैं, उनमें है जनाब स्कॉर्पियो, वाह वाह वाह, वर्गो, पाइसेस। मैं नहीं ओह माय गॉड, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं मानता। पाइसेस मेरा है, वाह, मैं नहीं होने वाली खेलता, हूँ। मैं नहीं मानता। देखिए जी, मैं बिलीव नहीं करता इन क्या नसीब बातों मेरे पे। घर वाले सब सुन ले, मैं अमीर होने वाली हूँ, बस कोई ये बात ना सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेहनत करेगा वो अमीर हो जाएगा। और चौथा स्टार कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन है जो अमीर होने वाले हैं। स्कॉर्पियो भी आ रहा है। मैं अपने उन तमाम नाजरीन के लिए कि जिनके सितारे इन 4 सितारों के अलावा हैं, वो मायूस ना हो, क्योंकि हो सकता है वो पहले ही अमीर हो। हाँ, और हो सकता है कि वो उससे अगले साल अमीर हो जाएं। और ये 4 सितारे 2024 में अमीर होने वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं से बड़ी ऑफर्स आने वाली हैं, इनको पैसा मिलने वाला है जनाब। पहला स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉन। इनको उर्दू में अगर बताना पड़े, कुछ लोगों को उर्दू में पता होता है, तो ये सुंबला है, बुर्जे अकरब है, बुर्जे हूत है और बुर्जे जद्दी है। जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ, जिनके ये 4 सितारे। मैं अमीर हो जाऊंगी, फिर आप तो मुझे, मैं वही कह रहा हूँ, भी थोड़ी हेल्प करूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अमीर हो जाएंगे, मैं उधार तो मांग सकता हूँ कम से कम आपसे। अब कुलीग होने के नाते इतने तो बंदा हेल्प कर ही देता है। ये बस अल्लाह करे कि ये कबूलियत का वक्त हो कि मैं अमीर हो जाऊँ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह। अब अमीर होने की डेफिनेशन भी क्या है, ये भी कई दफा पूछनी पड़ेगी। दिल के अमीर है भाई, दिल के अमीर। देखें जी, इस चीज की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं। अमीर होने की। ह्यूमन बीइंग कैन नेवर बी सैटिस्फाइड। इंसान कभी मुतमिन नहीं हो सकता। अजीम, मुझे पता है जितना मर्जी पैसा आ जाए। दिल को तसल्ली देने के लिए बातें कर रहे हैं, इट्स ओके, होता है, चलता है, कोई बात नहीं। आपके साथ वाला बंदा अगर आगे निकल जाए, थोड़ी सी तो जेलसी होती है। यार क्या हो गया इसमें, कौन सी बात है शहरबानो? देखें, आप किस रास्ते से घर जाती हैं? तकरीबन उसी रास्ते से आप भी जाते हैं। आप पैसे अपने पर्स में रखती हैं? नहीं, ये पर्स में रखने का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है ये। सोशल मीडिया में आपको पता है कि फिर मुझे हैकिंग सीखनी पड़ेगी। तो अगली खबर ये है कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, जिसका सोशल मीडिया पर राज है। वैसे आप गैस करें, हमारे व्यूअर्स गैस करें कौन हो सकता है। आई थिंक बाबर आजम। यार ये तुमने पेपर पढ़ा है पहले? लिटरली मुझे पेपर में नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों में। हाँ, बहुत ज्यादा उनको पसंद मुझे लगता है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो एक अरसे से रहे हैं ना, उनका तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा वक्त खत्म हो गया। अब नए क्रिकेटर्स को आने का मौका देना चाहिए, जैसे बिलावल भुट्टो। लेकिन हमारी रिसर्च पुराने सियासतदान घर बैठे, नई क़यादत का मौका। हमारी रिसर्च क्या कहती है, तो बताएं। अब मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी तो ऑल टाइम सब लड़कियों के फेवरेट थे, मेरे भी थे। लेकिन अब नहीं, क्रश नहीं, अब बाबर आजम जो है ना, बाबर आजम वो मुझे लगता है लड़कियों को बहुत पसंद है। उसके बाद शाहीन लड़कियों को बड़े पसंद है, और वो एक और है नसीम शाह। नहीं तो सारे फॉलोअर्स मतलब लड़कियों के ही आ सकते हैं, लड़कों के भी नसीम लड़कों को कौन पसंद है, ये भी तो बात नसीम शाह। आई थिंक नसीम शाह भी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बताएं। यार हमारी रिसर्च जो कहती है ना, वो यही कहती है, वाकई आप सही कह रही हैं, बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है ना बाबर आजम और की। दूसरे नंबर पे जो मकबूल तरीन शख्सियत है वो शाहिद अफरीदी, और तीसरे पे आप गेस करें। थर्ड वन इज क्वाइट अ सरप्राइज। मैं ऑप्शंस दूं? हाँ दे प्लीज। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, शुएब मलिक। और मेरा मलिक भाई। शुएब मलिक ग्राई हैं आप, इस वजह ग्राई भी है और मलिक भी है। मैं पर ये फेवरेटिज्म चल रहा है भाई, मैं नहीं खेलता ये भी गेम, मैं नहीं खेलता। नहीं, शुएब मलिक को भी बड़ा पसंद किया जाता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं शुएब मलिक। हाँ, उनका लाइक वो आते रहते हैं ना, वो लाइमलाइट में है, वो शोज में भी आ रहे हैं। शुएब मलिक ही हैं जी। आप ये भी आपने सही गैस कर लिया है,
और आज तो शहर बानो भी इज नॉट कमिंग स्लो, सारे सही सही गैस करी जा रही है। हमसाया मुल्क से जो वो लेकर आए हैं दुल्हन, हमारी भाभी सानिया मिर्जा, उसकी वजह से फिर वो ज्यादा फेमस हो चुके हुए हैं, ट्रेंड में रहे हैं। क्या बात है मलिक भाई। ये बात है जी, सोशल मीडिया का चूंकि दौर है और हमारे ये 3 मेजर क्रिकेट स्टार्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज्यादा फील हो रही है और जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। पहले नंबर पे बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक। जो ज्यादा नजर आएगा आवाम को वही ज्यादा पसंद है। तो ये 3 ऐसे हैं। इवन शोएब अख्तर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, तो वो भी आवाम को पसंद है, लेकिन वो इससे नीचे होंगे। अच्छा हाँ, लेकिन अगेन वही बात है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है, ये भी तो आपकी मकबूलियत की वजह बनती है। अजीम, हम बात करें मीडिया और व्यूज की और फॉलोअर्स की, तो एक और बड़ी अहम खबर है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सोशल मीडिया व्यूज के लिए एक शख्स ने तैयारा तबाह कर दिया है। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जी, अब सियासी मंजरनामे पर नजर डाल देते हैं और सियासी गहमा गहमी भी अरूज पर है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ता नजर आ रहा है, इलेक्शन का माहौल बन रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी हमें खासी मुतहारिक नजर आती हैं। एक जानिब हम मुस्लिम लीग नून को देखें तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अलायंस बनाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब सरगर्म नजर आते हैं। कराची में अलायंस बनाया गया। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी मुलाकात हुई काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात के साथ और उनसे भी मिलजुल के चलने पर जो है वो गुफ्तगू हुई। ये इतलात आ रही हैं अभी इस हवाले से कि क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, क्या वो मामला किस तरफ जाएंगे, ये भी सूरत हाल वाज़े होगी। दूसरी जानिब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो बिलावल भुट्टो भी हमें खासे मुतारिक नजर आते हैं और उनके अब जब पहले वो बलोचिस्तान गए थे और अब वो केपी का दौरा कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। फैसल साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। इत्तलात क्या आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं जरदारी साहब से, तो ऐसा होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो और बात है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं। और मुलाकात अभी तक आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लोग दूसरे से मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। अगर मुलाकात होती है तो ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद दोबारा से होगा? मैं समझता हूँ मुश्किल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद। इलेक्शन के बाद जो नंबर गेम्स आएंगी उसके बाद इत्तेहाद का हमारा फोकस है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुश्किल इत्तेहाद कर सकेगी किसी भी जमात के साथ। कहीं ना कहीं कुछ अगर हमें लोकल सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी अपनी पार्टी के दोस्तों के कहने पे, तो वो शायद हो जाए। अदरवाइज कोई इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही करने जा रही है। कुटी साहब, हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से तो इत्तेहाद किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनको काउंटर करने के लिए कराची में भी इत्तेहाद हम देख रहे हैं, सिंध में भी देख रहे हैं। तो ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आजिज़ धामरा, जिन्होंने ये दावा किया है कि नून लीग की कई जो शख्सियात हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। तो कौन कौन सी वो शख्सियात हैं? देखें, नून लीग की भी हैं, पीटीआई की भी हैं, बाकी जमातों की भी हैं। तो कबल अज़ वक्त है बताना। जब इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे और आ जाएंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे, चीज़ें फाइनल हो जाएं तो फिर वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन के हमारे दोस्त कहते थे कि हम तो पहले 2/3 मेजोरिटी पे थे, फिर पता नहीं 170-180 सीटें पे थे, अब 120 पे आ गए हैं। अगर वो इतने कंफर्टेबल हैं और इतने उनको उम्मीद है कि वो ये सीटें जीत रहे हैं, तो फिर दाएं बाएं देखने की क्या ज़रूरत है? फिर तो वो खुद कंफर्टेबल थे। बैसाखियों की तलाश में हैं, बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, तो करें, इत्तेहाद की मर्जी है। मैं समझता हूँ कि वो सिंध में भी इत्तेहाद कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, जिधर जिधर इत्तेहाद कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं। ये कमजोर शख्स की और कमजोर पॉलिटिकल पार्टी की निशानी होती है कि वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि इससे इत्तेहाद कर लूँ, इससे इत्तेहाद कर लूँ, इससे इत्तेहाद कर लूँ। कर हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम के साथ है। हम नंबर गेम के जरिए इलेक्शन के बाद जो है बाकी जमातों के साथ फिर मेरिट की बुनियाद पर इत्तेहाद करेंगे। कुंडी साहब, जैसे कि आपने कहा कि इत्तेहाद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और सफ़बंदी भी उनकी जानिब से देखी जा रही है, खासी गहमा गहमी है उस पार्टी के दरमियान। बलूचिस्तान में भी उन्होंने पार्टी के साथ मजबूत करने की कोशिश की है। कराची में एमकेएम से इत्तेहाद किया है। मौलाना से 2 मुलाकातें हो चुकी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने चौधरी शुजात से भी मीटिंग कर ली है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कैसे करे? देखिए, क्लीन स्वीप हम इसलिए कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। क्लीन स्वीप इस समाज कह रहे हैं।
एज ए पॉलिटिकल वर्कर फ्रैंकली स्पीकिंग हम फील्ड में मौजूद हैं इस वक्त, और वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो फील्ड में मौजूद है, और उसका अगर हम तज्जिया करें तो इसमें लग रहा है कि कोई भी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी लेने में शायद कामयाब ना हो। तो इत्तेहाद की हुकूमत होगी। इत्तेहाद में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी का तजर्बा भी आपके सामने है 2008 से 13 तक, और अभी भी अदम एतमाद में बहुत सी पार्टियों ने आसिफ अली जरदारी साहब को ही गारंटर रखा था इत्तेहाद करने में। अगर ऐसा लग रहा आपको है याद तो हो- पीपल्स पार्टी का होमवर्क क्या है फिर? सॉरी, पीपल्स पार्टी फिर कैसे इस चीज को लेकर चलेगी, क्योंकि नून लीग की जानिब से तो इत्तेहाद शुरू हो चुके हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर इस सारी इत्तेहाद सिचुएशन होते को रहते कैसे हैं। टैकल मुझे ये बताएं कि 2018 में जब हुकूमत बनी थी और पीटीआई की ये इत्तेहादी जमात जो पीटीआई के साथ थी और फिर शहबाज शरीफ साहब के पास आई थी, तो इत्तेहाद छोड़ के आई थी ना, कहीं और तो नहीं आई थी ना, यही लोग थे ना। सही। सही। तो तो कुंडी देखें, साहब, तो ये यानी कि चीजें जरदारी इलेक्शन साहब के बाद होगी। के बैकडोर राब्ते जारी हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, इत्तेहादी कभी भी हमारे देखें हमारे टर्न मार सकते हमारे हर सियासी जमात के साथ राब्ते हैं। आप देखें हमने कभी भी राब्ते नहीं तोड़े। आपको Right. पता है कि चौधरी शुजात साहब के साथ और PMLN के साथ PMLN वाले अदम एतमाद के दौर में बैठना ही नहीं चाहते थे। कितने मुश्किल से प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उनको जो है कन्विंस किया अदम एतमाद के हवाले से। बाकी ऐसी जमातें जिनके साथ बैठना नहीं चाहते थे। बाप वालों के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतालिक मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के क्या ख्यालात थे, आपके आर्काइव्स में पढ़ा होगा, अगर आपका हाफजा तेज होगा जी जी आपको पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी बैठना पड़ा। MQM के मुतालिक क्या ख्यालात थे। पॉलिटिक्स में देखें आपको पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना पड़ता है, लेकिन आप कम से कम इतना वो रखें कि कल आप एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। इतने हद तक ना जाएं कि आप एक दूसरे के साथ आंखें ना मिला सकें। कुटी साहब, ये इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि नून लीग पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम है कि जी जो हुकूमत है इस वक्त निगरान और जो पंजाब में हुकूमत है वो नून लीग की सहूलतकारी कर रही है, लेकिन यही इल्ज़ाम सिंध में लग रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखें आप खुद इसके जज बन जाएं। क्या आपने नहीं देखा कि आपके एक हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया? क्या आपने नहीं देखा कि उनके फिंगरप्रिंट्स स्टेट लॉन्च में लगाया गया? क्या आपने नहीं देखा कि लाहौर में किन किन शख्सियात ने उनको रिसीव किया और मरी में किन किन शख्सियात ने रिसीव किया? हमें इससे कोई गिला नहीं है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में 4-5 और फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी यही सलूक हो रहा है? तो हम कहेंगे वाकई ठीक है। तो ये चीजें, और फिर जब ये खुद बोलें कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, हमारी बात हो चुकी है, अपने आप को लाडला प्लस साबित कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक लाडले ने और एक सेलेक्टर ने बहुत तबाही के दाने पर ले गए। और अगर हम पाकिस्तान एक और लाडला और एक और सेलेक्टर का मुतामिल नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं है क्यों हमेशा PMLN वाले इदारों को सियासत में धकेलते हैं। क्या उन्होंने अपनी मुश्किलात की माजी की मुश्किलात से अगर सबक नहीं सीखा तो मैं उनके लिए दुआगो ही हो सकता हूँ, फिर मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। जो मुश्किलात वो बयान करते थे, जो मुश्किलात ये बताते थे, आज वो सब कुछ भूल के अगर वो सेलेक्टर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर वो लाडला बनना चाहते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है। देखें टाइम गुजरते कोई पता नहीं चलता। कुंडी साहब, लाडले तो टाइम तब्दील गुजरेगा। होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई लाडला होता है, कभी किसी पार्टी का लाडला होता है। क्या समझते हैं अगला लाडला पीपल्स पार्टी से होगा? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्शन या लाडलेपन को इतनी तरजीह नहीं दी, बल्कि हम अपोजिशन में बैठना हमें तरजीह हमारी होगी, हम अपोजिशन में, हमें हुकूमत की इतनी लालच नहीं है। हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे बनिस्बत लाडलेपन के या सिलेक्शन के। अच्छा, PTI की अगर बात की जाए हम, तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो तनाज़ा खड़ा हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, दो चीजें हैं। आपको याद होगा PTI के चेयरमैन कह रहा था कि हमारी पार्टी में जो है वो खानदानी सियासत नहीं है और हमारी पार्टी में सिर्फ दो दफा चेयरमैन इलेक्ट होगा, तीसरी दफा चेयरमैन नहीं होगा हमारी पार्टी में। तो 2 दफा जब वो इलेक्ट हो चुके खान साहब, उसके बाद तीसरी दफा जब बारी है तो एक्सटेंशन में बैठे रहे आज तक। लेकिन देखें ना, उन्होंने इस बात का तो क्रेडिट दें, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह मोरूसी सियासत को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, वो मजबूरी है। देखें, अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई मुशर्रफ साहब के दौर में, और हमने भी अमीन फ़हीम साहब को जो है वो प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया, ठीक है। और अमीन फ़हीम साहब जब तक हयात थे वो प्रेसिडेंट थे। अमीन फ़हीम साहब की फौत के बाद हमने आसिफ अली ज़रदारी साहब को बनाया। मैं पूछूंगा जब इनके केसेस का फैसला हो जाएगा, अगर उनको सजा होती है वो सजा भुगत के आ जाते हैं, और जब इनको जब वो इस पे जो है उनको चेयरमैनशिप के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर मैं पूछूंगा कि आप किस वर्कर को बनाते हैं। लेकिन आपको ये स्पीच भी याद होगी आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्लियामेंट में कि पीपल्स पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लोग सीख कर जाते हैं। तो हमारे एक डिग्री याफ्ता
या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए शख्स को भी पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया, उनको अपनी पार्टी का कोई शख्स नहीं मिला। गौहर अली खान साहब अच्छे वकील हैं, एक अच्छे इंसान हैं, वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट रहे 2008 में, उनके भाई हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे बोनेर से, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो आप देखें कि जिधर भी जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेंड शुदा शख्स आपको मिलेगा। लेकिन कुंडी साहब, सोशल मीडिया पर भी यही बहस जारी है और मतलब अवाम की जो एक राय है वो यही है कि नून लीग में या पीपल्स पार्टी में कभी ऐसा ट्रेंड नहीं देखा। वो जो इक़्तिदार है नस्ल दर नस्ल ही मुंतकिल होता है, तो एटलीस्ट चेयरमैन पीटीआई ने इस रिवायत को थोड़ा बदला। मैंने अभी आपको बताया ना, पार्लियामेंटेरियन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर अमीन फहीम साहब थे, वही हमारी पार्टी पार्लियामेंट में होती है, उन्हीं की टिकट पे एमएनएज एमपीएस सेंटर्स बनते हैं। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म जरदारी साहब का भी एक इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे टिकट्स तो मैं अलॉट करता हूं और मेरे से टिकट्स लेने हैं सबका। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना जी। अब देखें, उसके बाद हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उसके बाद हमने राजा परवेज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। हमने हमारे उसमें भी अगर आप हमारी तारीख उठा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने जो है थर से उठा के एक खातून को जो है पार्टी के वर्कर को सेनेटर बनाया, हमने खवातीन को अपनी नुमाइंदगी दी, हमने अकलियत को अपनी नुमाइंदगी दी। जाते जाते एक और अहम सवाल मेरे ज़हन में, अगर इसका आप क्विकली आंसर कर दें, और वो ये कि जब ये बातें की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से ही कि जो निगरान सेटअप है उसकी जानिब से सहूलतकारी की जा रही है, और दूसरी जानिब एमकेएम की जानिब से सिंध में इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कराची में बिलखसूस पीपल्स पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात कबल इस वक्त ही मुतनाज़े किए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अफसोसनाक अमर है कि इंतखाबात पे क्वेश्चन मार्क और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे जो है वो सवाल निशान आ रहा है, और ये पाकिस्तान की बड़ा अफसोसनाक अमर है। इसको इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। अगर एमकेएम कहती है कि सिंध में हल्का बंदियों में पीपल्स पार्टी को, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हमें सहूलतकारी दी गई है, हमें सहूलत दी गई है, तो देखें अपीलें इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनी है, तो हमें ये बताएं कि फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में किसको सहूलत दी गई है, वहाँ पे किसको ओबलाइज किया गया है। हमारे भी वहाँ पर एतराज़ात हैं, हमारे भी सिंध में एतराज़ात हैं, तो मुझे बताएं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे अपने हल्के में भी ऐसे है, बलूचिस्तान में भी हुआ है और पंजाब में भी हुआ है, तो वहाँ पे किसको जो है वो एकोमोडेट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फैसल करीम कुंडी साहब, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम बड़े पुरुमीद हैं, हम क्लीन स्वीप करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मुझे लगा शायद आप कुछ कहने लगे। हाँ। तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, और उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अपने हमारे सामने रखा। तो अब बात कर लेते हैं इसी सूरत हाल पर। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जी, आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा जी कि क्या इतलात आ रही हैं, कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान, तो क्या मामला तय पाए? देखिए, चौधरी शुजात हुसैन और मियां नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते तो हो चुके थे जब अदम एतमाद की तहरीक आई, और मेरी मौजूदगी में चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा क्लैरिटी से कहा था इस्लामाबाद में कि इसहाक डार को फ़ोन करें और उनसे पूछें क्या नवाज शरीफ इस अदम एतमाद की तहरीक में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला कबूल करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ओके करते हैं और ये नवाज शरीफ से सुनना है, फिर हम इस पे जाएंगे। चौधरी सालिक को उन्होंने ये बात कही थी, वहाँ मुन्नस इलाही भी बैठे हुए थे, वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही भी बैठे हुए थे, तारिक बशीर चीमा भी बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैंने ये बात इसलिए इतनी पुरानी कही कि इसके बाद दुआए खैर हुई थी, और उसके बाद वो जनरल बाजवा का फोन का नाम आया और वो लोग इमरान खान के पास चले गए, और दोनों फैमिलीज में एक घर में दरार पड़ गई, बरादरान से वो अलग अलग हो गए, चौधरी शुजात हो गए, चौधरी परवेज़ इलाही हो गए, और उनके छोटे भाई चौधरी वजहात शुजात साहब के वो भी परवेज़ इलाही साहब के साथ चले गए थे, जो कि अब 9 मई के बाद वापस आ चुके हैं अपने बेटे के साथ। और मुन्नस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही अलग हैं, उन्होंने वो पीटीआई के सदर भी थे, और कल दोबारा उन्हें बना दिया गया नए इलेक्शन के बाद, कल नामजदगियां हुई हैं। तो ये तो फैमिली में तो दरार आ चुकी, और अब इलेक्शन लड़ने की बात है। चौधरी शाफी हुसैन से भी मेरी बात होती रही है, और उनको यही था कि जब नवाज शरीफ से मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि बड़े चौधरी साहब, मतलब उनके वालिद साहब इसी में है कि नवाज शरीफ से जब होगी बात हम फाइनल कर लेंगे, और हमारा फड्डा नहीं होगा। हमारी मुतालबात ज़्यादा है, और ज़ाहिर है हर सियासी जमात यही बात रखती है कि ज़्यादा करेंगे तो कुछ
हिसाब किताब लेंगे लोग, उनके साथ नए भी शामिल हुए इन दिनों में भी। राणा साहब, सीटों के मामले पे कोई इत्तेफाक हुआ? कहा ये जा रहा है कि नून लीग की जानिब से 2 सीटें ऑफर की हैं और काफ लीग जो है वो 10 सीटें मांग रही कौमी असम्बली की, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, उनकी जो जेन्युइन सीटें हैं ना, वहां से पीएमएलएन इनकार कर ही नहीं सकेगी। जेन्युइन से मुराद ये है कि ग्राउंड सर्वेज हो रहे हैं कि वजाहत साहब के बेटे लड़ते हैं इलेक्शन जलालपुर जट्टा से, गुजरात शहर से सालिक हुसैन है, शाफे हैं, शाफे दोनों सूबाई असम्बलियों पे लड़ना चाह रहे थे, गुजरात की भी और कुंजा की भी, और इनकी मंडी बहाउद्दीन से सीट मांग रहे थे। तारिक बशीर चीमा का ख्याल ये था कि वो न सिर्फ भावलपुर से बल्कि वो भावल नगर से भी लड़ना चाह रहे हैं, जहां से उनके एक दफा भाई पहले ही पीएमएलएन के टिकट पे जीत चुके हुए हैं। तो ये बार्गेनिंग होती है लोगों की कि जी हमारी यहाँ पे भी सीट है, हमारी यहाँ पे भी सीट है। आपको याद है कि चौधरी आबिद रजा कोटला गुजरात के ही जो पीएमएलएन के एमएनए है, वहां पे चौधरी साहब, चौधरी वजाहत के छोटे बेटे के ऊपर पथराव भी हुआ था। इन दोनों की आपस में बड़ी पुरानी मुखासमत है, एक ही जिले में रहते हुए। तो वो सारी चीजें पीएमएलएन को देखनी है कि अपने लोगों को ना तो छोड़ा जाए, और जो इत्तेहाद में आ रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ इतने अरसे के बाद सुलह होने जा रही है, उसको भी जाया ना होने दिया जाए। अच्छा राणा साहब, तो बहुत सारी चीजें पहले तय की गई हैं, उसके बाद ये मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई बड़ी रखना अंदाजी नहीं होगी, और कुछ दिनों के बाद जब सारी गुजरांवाला डिवीजन की टिकटें अनाउंस होंगी या जहां जहां की फाइनल होंगी, उस वक्त चीजें क्लियर हो जाएगा, गो हेड पहले मिल जाएगा। राणा साहब, ये भी इत्तला आ रही है कि नवाज शरीफ जो हैं कुछ दिनों में आसिफ अली जरदारी से भी मिलने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई खबर है आपके पास? अगर मिलने जा रहे हैं तो एजेंडा क्या है, क्या इत्तेहाद करने जा रहे हैं? मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है पीएमएलएन के कहेंगे जी देखें, नवाज शरीफ और जरदारी की कुकुट्टी तो नहीं है। जरदारी साहब ने एक फोन भी किया था उनके पाकिस्तान आने के बाद, और हम इकट्ठे हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप किस लिए मिलेंगे। आप सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैंने कहा जी आप सुना है पंजाब में कुछ सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे, उन्होंने कहा वो बदले में हमें क्या देंगे। सियासत इस चीज का नाम होती है कि अगर आप किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो एक दूसरे को कुछ रेसिप्रोकेट करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। सपोर्ट करेगी, मैं कह रहा हूं ना, पीएमएलएन कहीं सपोर्ट करती है एमक्यूएम को कुछ कराची के एरियाज में, और कहीं एमक्यूएम पीएमएलएन को सपोर्ट करती है, जीडीए करती है। तो ये बात नजर आती है। वो कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ने हमें तो कुछ नहीं देना, तो हम उनको पंजाब में क्यों दे देंगे। हाँ, अगर कोई बड़ी बात होती है आगे चल के, अभी इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है, अच्छा, और 17 दिसंबर से मेरी ये खबर है कि कागजात नामजदगी जमा होने शुरू हो जाएंगे, और उससे 1 या 2 दिन पहले 15-16 को बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें और ओपन होंगी। हमें जब कैंपेन चलती नजर आएगी, लोगों ने कागजात जमा कराने हैं, तो फिर टिकट भी जमा कराने हैं। तो ये अब बस चंद दिनों की बात रह गई है। बिल्कुल चंद दिनों की बात रह गई है। आमिर साहब, आप चूंकि नून लीग की जो है अंदर की भी खबरें आपके पास होती हैं, तो ये बताएं कि अभी हाल ही दिनों में जो इख्तलाफ हम देख रहे हैं, नून लीग की अपनी जो क़यादत है, जो लीडरान है, उनके माबैन इख्तलाफ है, तो क्यों ये इख्तलाफ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, और क्या सिर्फ अब इलेक्टेबल्स पर ही रिलाई किया जाएगा नून लीग की जानिब से भी? देखिए, जहां इख्तलाफ की बात आ रही है वहां ये है कि एक बड़ी पार्टी है और लोग आपस में खुल के बात करते हैं। कोई फौज की रेजिमेंट तो है नहीं कि ऑर्डर आएगा और सबको सिर्फ ओबे करना है। ये बात है ना, एक सियासी जमात है, डिसिप्लिन के तकाजे पे बेशक दानियाल अजीज को शोकाज भी दिया, लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे वो भाई हैं, और उसके बाद से वो दानियाल भी कुछ ठंडे पड़ गए, और बाकी मीडिया ठंडा पड़ने नहीं देता। जैसे इसाक और मिफ्ता इस्माइल की लड़ाई उनसे ज्यादा हमने कराई। जाहिर है प्रोग्रामों में चस्का चाहिए होता है, गुफ्तगू करनी होती है। ये बड़ी सियासी जमातों में हमेशा परिंदे प्रवास करते हैं जब इलेक्शन का चस्का क्या चाहिए होता है, वो लीडरान खुद आके या तो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट करते हैं तो या कोई बात करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली मीडिया ने तो वो रिपोर्ट करना ना मामला। साहब चस्के से मुझे याद आया, मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया का कसूर है। जब उन्होंने किया है तो फिर मीडिया आ गया ना, तो शुरू हो गया काम। यही हमारा काम है ना कि अगर आप ना बात करते, आप अंदर की बात बाहर ही ना निकाले, तो कैसे होगा, रिपोर्ट कैसे मतलब हमारा काम है कि उनसे पूछना, हम बात करेंगे, हम पीटीआई से भी बात करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से भी करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बशीर मेमन साहब का अपना एक नजरिया है, जो उनकी पार्टी के सूबाई सदर है पीएमएलएन के, वो कहते हैं नहीं, हमने जरदारी मुखालिफ वोट को इकट्ठा करके नतीजे लेने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कोई भी जीते प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये उनके हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा था, जी अब्दुल्ला जो तर्जुमान भी हैं। बिल्कुल। तो देखिए ना, जैसे बिलावल वजीर आजम, उसने कहा कि मैं बनूंगा, उसकी पार्टी सारी कह रही है वजीर आजम। नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम, कौन कह रहा है? पहले मुखालिफिन कह रहे थे, अब पीएमएलएन की अपनी पार्टी कह रही है। ये होता है, अगर आप कुछ कहेंगे नहीं, आप बेचेंगे क्या?
मतलब जो लोग वोटर आते हैं, सपोर्टर आते हैं, आपने उनको बताना होता है कि हमारे पास ये मनसब होगा इस दफा। राना साहब, JUI पे कुछ और भी कह रही है, और वो ये कह रहे हैं, मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है KP में बिलखसूस जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस हालात में तो इंतखाबात मुमकिन नहीं है, जबकि जो बदअमनी का शिकार है और केयर टेकर सेटअप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात हो सकते हैं। तो फिर किस चीज़ का डर है मौलाना साहब को? नहीं, इसको ना आप फिक्रा पूरा करते तो मजा आ जाता कि जी नवाज शरीफ से मिलने के बाद ये बयान आया, फिर कंप्लीट हो जाती बात कि जी जैसे नवाज शरीफ ने ख्वाहिश जाहिर की। ये तो हमने आपसे कहलवाना था ना राना साहब। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह की ख्वाहिश है जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे थे PMLN से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान किसको कह रहे हैं बलूचिस्तान में और जनूबी अजला में, KP में? वो उसी को कह रहे हैं जिसको बिलावल सुनाना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नाम से कि हमें रास्ता दो, हमें रास्ता दो। ये सियासत है, यहाँ कुछ लो और कुछ दो पे बात होती है, और वही मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं, वो प्रेशर नहीं डालेंगे तो रास्ता कहां से लेंगे? हर बंदे को अपना अपना रास्ता चाहिए। राना साहब जाते जाते ये बता दें कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं PTI के, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये फंस गए हैं, और अक्लमंदी का तकाजा ये था कि जब इलेक्शन कमीशन ने इनके इलेक्शन को वापस किया था, अकबर एस बाबर कितने साल लड़ते रहे और वो इमरान खान को सजा दिलवा के हटे। उन्हें चाहिए ये था कि जब ये आए थे ना, वो कह देते जी हमने 3 बजे तक कागजात थे, आप 4:30 आए हैं, ये ले कागज जमा कराएं। तो इमरान खान के मुकाबले में कहाँ अकबर एस बाबर ने खड़े होना था? कहाँ, मतलब कोई सोच सकता है? लेकिन चूंकि वो आगे, वो अब टेक्निकली कह रहे हैं कि मैं तो हाई कोर्ट से मेंबर हूं, वो सारी चीजें पूछते, कोई रिजेक्ट करते, बात करते। मेरा ख्याल है PTI को आगे आने वाले दिनों में मुश्किल पेश आएगी। इसमें ये कोई आसानी से नहीं को आने वाले दिनों में मुश्किल पेश पेश आएगी। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने वक्त दिया और जो सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे एक बड़े अफसोसनाक वाक़े की। शहर कायद में मुसलसल आतिशबाजी के एक के बाद एक वाक़यात सामने आ रहे हैं। 4 घंटों तक आग के शोले बुलंद होते रहे और आतिशबाजी से 4 अफराद जो हैं वो अभी तक जहाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ आयशा मंजिल के करीब 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर आग लगने की इतलात मौसूल हुई थी, और उसके बाद पूरा रेस्क्यू का अमल जारी रहा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा कि क्या अपडेट है इस सारे मामले की? देखिए अजीम राना साहब, ये वाक़या जब कल पेश आया था तो उस वक्त जो है वो रेस्क्यू काम जब शुरू किया गया था तो शोले में ये घिरी हुई थी इमारत जो कि मेरे अक़ब में है, और अब सुबह के मनाजिर आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ नज़र आ रही है कि बिल्कुल बिल्कुल काली हो चुकी है। दर्जनों बाइकें जो है वो जल चुकी हैं, गाड़ी जल चुकी है। इसके अलावा दर्जनों दुकानें हैं अंदर, जिसमें मैट्रेस की दुकानें हैं, इसके अलावा ज्वेलरीज की दुकानें हैं, इसके अलावा फर्नीचर यहाँ पर बड़ी तादाद में फ़रोख्त किया जाता था उसकी दुकानें हैं, वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। और अफसोस नाक इस वाक़े में 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रात तक जो है वो 4 अफराद जाँ बाग हुए थे। सुबह 8 बजे एक और शख्स की लाश निकाली गई, क्योंकि जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। अच्छा सलमान, ये लोगों के रोजगार तो हाकिस्तर हो ही गए हैं, क्या कोई वजह मालूम हो सकी है? क्योंकि कराची में आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और अगर हम इंतजामिया की बात करें, अगर हम हुकूमती नुमाइंदों की बात करें तो उनकी जानिब से सिर्फ कमेटी बनाई जाती है। देखिए शहरबानो, बेतहाशा हादसा कराची में हो चुके हैं और फायर ब्रिगेड के ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी का निज़ाम जो है वो नहीं होता इमारतों में, जिसकी वजह से जो आग के वाक़यात होते हैं उसकी वजह से जानें चली जाती हैं। माल का नुकसान तो होता है, लेकिन जानें सबसे कीमती होती हैं, वो जो नुकसान होता है। उसके बाद कमेटियाँ बना दी जाती हैं, जैसे आपने कहा शहरबानो, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ ऐलानात किए जाते हैं कि जो है वो इसको बेहतर बनाया जाएगा निज़ाम को। लेकिन उसके बाद के बाद दिगरे फिर वाक़यात होते हैं। कुछ चंद दिन पहले ही जो गुलिस्तान जौहर में राशिद मनाज रोड पर एक शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी, उसमें भी आपको मालूम है कि 11 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद ये वाक़या हो गया। तो यकीनन इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, कमेटियाँ बनाई जाती हैं। वजह मालूम नहीं हो सकी, आग की वजह क्या है? शहरबानो, अभी जो है वो आग की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस बिल्डिंग को रात गए SBCA की जानिब से सील कर दिया गया है और आग लगने की वजह तो हाल मालूम नहीं हुई और बिल्डिंग सील कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपने इस सारे मामले को रिपोर्ट किया है। और बिल्कुल जो कराची की इंतजामिया है, अरबाब इख्तियार है, उन्हें इस बात पर कान धरने होंगे, ख्याल रखना होगा कि आए रोज़ शहर कायद में जो इमारतों में आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इनका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि हमने ये देखा कि कई अफराद जो हैं वो अपनी
जान की बाजी हार गए इस तरह के हादसात के दौरान। बिल्कुल जी, ये वाक़यात तो होते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इंतज़ामिया को होश के नाम लेने होंगे और देखना होगा कि आखिर इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे क्यों हैं। होते अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फ़लस्तीन जंग की। बिल्कुल। तो आज 2 महीने से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है। इस्राएली फ़ौज की जानिब से गज़ा पट्टी में फ़ज़ा और ज़मीन से आग और बारूद की बारिश की जा रही है। निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों के खून से होली खेली जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं और लोग सिर्फ वहाँ पर तलाश कर रहे हैं, लोग खाने के लिए तलाश कर रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद को आए। जो बिल्कुल। फौज है उसकी और जानिब शहरबानो से जो गुज़िश्ता 24 घंटों की अपडेट है उस दौरान अगर हम बात करें तो मज़ीद 110 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और मजमूई जो शहादतें हैं वो 17,000 तक पहुँच गई हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंग के बाद गज़ा का कंट्रोल किसी गैर मुल्की फ़ौज को सपुर्द करने का जो इम्कान है उसको मुस्तरद किया और कहा है जी कि ये कंट्रोल जो है ये इज़राइली फ़ौज कैंप्स ही पर हमले संभालेंगे। किए जा रहे हैं। उनके जो कैंप्स हैं जहाँ पर वो लोग अब पनाह-गज़ीन जहाँ पनाह पर है। गुज़ीन कैंप्स हैं वहाँ पर हमले कर रहे हैं। वहाँ मतलब वो जैसे कि वो सेहूनी वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था ना कि मैं गाज़ा को सारा वाइप आउट कर दूंगा। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। हमास के नाम पर मासूम निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों की नस्लकुशी की जा रही है और खाने पीने से उनको महरूम किया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार है नायला चौहान साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। कतर ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि जंग बंदी के लिए इसराइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए। क्या सलामती काउंसिल सेहूनी रियासत को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ला सकेगी? ये तो देखने की बात है ना जी, बिकॉज़ अब देखिए कि इसमें इनको पुष्पनाई किन-किन की थी हम्म और क्या वो ममालिक जो इसकी पुष्पनाई कर रहे थे, उनके अपने अंदर भी अब इलेक्शंस आ रहे हैं और उनके अंदर भी उनके अवाम जो हैं उन्होंने बहुत मज़म्मत की है जी। इज़राइल की जाहिरियत के खिलाफ। सो वो जो सियासी एजेंडा की खातिर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, आया वो अपने सियासी ही एजेंडा में इसको मज़ीद कर सकेंगे? मेरा नहीं ख़्याल है। हम्म सो उनको ये लाना है और ये जनवरी तक इनको ये इस पे फैसला होना ज़रूरी है बिकॉज़ आगे आप देखिए कि बाइडेन साहब भी इलेक्शंस में जा रहे हैं और नेतन्याहू की भी अपनी इलेक्शंस आ रही हैं। जी। तो वो जो जारियत कर रहा है वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि वो बहुत जो है वो अ, दबंग किस्म का लीडर है, अच्छा लेकिन नायला वो साहबा, इस सारी दरिंदगी सूरत पे हाल के आया। अंदर जो अपडेट हुई, जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस हवाले से नेतन्याहू का बयान ही है कि जब ये जंग रुकती है तो इस सारे मामले पे गजा का कंट्रोल इजरायली फोर्सेस जो हैं वो संभालेंगी, जबकि इससे पहले अमेरिका ने खुद ये बात की कि पीएलओ के हवाले किया जाए गजा का कंट्रोल। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, वो तो ऑब्वियसली पूरा उसको जो है वो अपने हिस्से में ले लेना चाहते हैं, सो वो तो नहीं चाहते अपनी फौजें वहाँ हटाना। जी। हम्म लेकिन तुर्की ने भी इस पे बयान दिया है, अमेरिका ने भी बयान दिया है और ममालिक ने भी दिया है कि ये इस तरह से जो है ना इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस और इस तरह जी। इंसानी हकूक के पामाल नहीं किए जा सकते। अच्छा नायला साहबा, इसराइल में मार्च में पार्लिमान इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसराइली जी। वजीर आजम जनवरी में गजा जंग खत्म करना चाहता है। क्या जनवरी तक गजा जंग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आपको? कर पाएगा वो? देखिए, जंग उन्होंने ही शुरू की है तो खत्म भी उन्होंने ही करनी है। लेकिन लेकिन ये है कि किस आउटकम क्या जी। होगा? जी हमारे लिए वो कंसर्न बहुत बड़ा है कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वो अपनी फौजें वहाँ से नहीं हटाना चाह रहे। क्यों नहीं हटाना चाहते? क्योंकि वो उसको अपने कब्ज़े के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। और इन्होंने तो इस तरह का एक मॉडल बनाया हुआ है कि जो फ़ौज जाहिरियत करती है, इलाका साफ करते हैं और उधर सेटलर्स ले आते हैं। जी। 70,000 सेटलर्स आर रेडी टू मूव इन। तो आप सोचिए कि उनकी कितनी तेज़ी से जो है वहाँ पे वो रिकंस्ट्रक्शन करके अपने बंदे भर के फ़लस्तीनियों का किला कमा करना चाहते हम्म ठीक बहुत है, ये कोई शुक्रिया आपका टेक्निकल इशू नायला है। चौहान साहिबा, आपने वक्त दिया। और साबिक सिफारतकार हैं नायला चौहान साहिबा, इन्होंने इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन की बिलखसूस फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है गज़ा में उसके ऊपर अपना तज्ज़िया पेश किया और वो भी यही कह रही थी कि अगले साल या करीब जो भी इंतखाबात आ रहे हैं इसराइल के अंदर, जो इसराइली सदर है नेतन्याहू वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं। ना सिर्फ एक जानब तो वो अपनी कब्जे की पॉलिसी को बढ़ा रहे हैं
और दूसरी जाने वो पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहते हैं सारी सूरत हाल में, ताकि वो दोबारा से पॉपुलर अभी बने जो और उन्हें सिचुएशन वोट में जो मिले। बात आपने की इस्माइल हनिया की जानिब से, जो हमास के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ये धमकी दे तो यह मामला थम सकता है। अब जितनी आवाम है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या करता है और हमारी पॉलिसी क्या है, हमने किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है, ये सवाल जो है। लेकिन आम बात वही है जो कतर ने भी की, और कतर ने ही इससे पहले सालसी का जो किरदार है बखूबी अदा किया, और इसके अब जो कतर का बयान है वो भी काबिल गौर है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो तमाम मेंबरान को बैठाए, परमानेंट मेंबरान स्पेशली, और फलस्तीन और गजा को, ये इजराइल को बिलखसूस जो है वो फोर्स किया जाए कि वो इस सारी जंग को खत्म करे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डिजिटल एंड सोशल मीडिया का ज़माना है। फॉलोअर्स की दौड़ में सब लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अजीम राना कोशिश कर रहे हैं कि उनके शेयर 1200 फॉलोअर्स हो जाएं, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसी एक स्टोरी आज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जैसी ये स्टोरी है ना, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी ऐसा कुछ स्टंट करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा मत करिएगा, ये आप पे सूट नहीं करता। तो सोशल मीडिया की दौड़ में हमने अक्सर ऐसा देखा कि लोग अपने शौहर को मार के और फेक वीडियोस बनाते हैं कि मेरा शौहर मर गया, उसको किसी ने मार दिया, और अगले ही लम्हे फिर पूरी एक्टिंग होती है कि नहीं वो तो जिंदा था, वो तो मुझे खबर किसी ने गलत दे दी थी, फ़ोन कॉल आई थी कि आपका मियाँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत बड़े लोगों को पता होगा, ये टिकटॉक की एक बड़ी मशहूर एक स्टोरी है। अब इसी से मिलती जुलती एक और स्टोरी है, स्टंट लोगों की जानिब से किए जाते हैं, पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं आप इसको। अमेरिका में एक यूट्यूबर ने यूट्यूब चैनल बनाया फॉलोअर्स के लिए और व्यूज़ के लिए। अपने ही तैयारे को तबाह करने वाले यूट्यूबर को 6 माह कैद सुना दी गई है। अच्छा, इन साहब ने अपना ही तैयारा तबाह किया ताकि उनके फॉलोअर्स आएं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। ये पायलट थे, ये व्लॉग्स करते थे, ट्रैवलॉग्स करते थे, अपने वीडियो भी दिखाती हूँ, बल्कि वीडियो दिखा लूँ पहले साथ के साथ, फिर ज्यादा अच्छे से मैं इलेबोरेट कर सकूं। 30 साल यूट्यूबर है और पायलट है ट्रेवर जैकब, और जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 में कैलिफोर्निया में इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की। और अच्छा जी, ये है वो फुटेज और ये है वो वीडियो जिसके बाद ये साहब को 6 माह कैद जो है वो काटनी पड़ रही है। और साथ लाइव आसमान पर ये व्लॉग्स कर रहे हैं और ये इनके व्लॉग्स जारी हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ कि कितना जो है किस हद तक, ओह गॉड, अच्छा ये चलते से गिर गया है और साथ साथ वो वीडियो बना लगा दी है और साथ व्लॉग बना रहा है, साथ कैमरा पकड़ा हुआ है और साथ ही अपना जहाज जो है वो कहीं पे भी गिर सकता था और वो उसको भी दिखा रहा है कि वो जहाज जो है वो कहाँ पर जा रहा है। जहाज की टेल पे भी और साइडों पे भी मेरे ख्याल से उन्होंने ना कैमरास लगाए हैं, कैमरास लगाए हैं, वहां से लाइव मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा सीन है जो, और ये जहाज उन्होंने गिरते हुए दिखाया पूरा। मतलब इतना पागल, नहीं बंदा निकल गया अंदर से। नहीं, ये अल्लाह माफ करे, ऐसे बंदे को अंदर ही होना चाहिए था जो खुद से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब कुछ वैसे ये बड़े हादसे का बायस बन सकता था, ये जहाज अगर कहीं और गिर जाता, किसी आबादी पर गिर सकता था। उसके अलावा ये गलत है, आपकी चीज भी है तो आप इसको क्यों तबाह करें, और आप इसको सिर्फ फॉलोअर्स के लिए तबाह कर रहे हैं, फॉलोअर्स के लिए सारे स्टंट्स कर रहे हैं। आप खुद अगर इसके अपना पैराशूट ना खुलता तो शहरबानो, ये तो खुशकिस्मत था, बंदा बच गया। लेकिन कई ऐसे भी खतरनाक, वो टिकटॉक से रिलेटेड भी कई वीडियोस आई हैं जिसमें लोग टिकटॉक बनाते हुए और जान से चले, हाँ, ट्रेन के नीचे आ गए, फायर मार रहे हैं खुद को, और ये 30 लाख लोगों ने फिर ये वीडियो देखी है। और अच्छा, इस स्टंट का कोई फायदा तो हुआ उन्हें, और वो यही हुआ कि उनके फॉलोअर्स आ गए, उनके व्यूज आ गए। 30 लाख जो हैं फॉलोअर्स इनके बढ़ चुके और YouTube से। तो किसी दिन ऐसे ही ये दुनिया से भी रुखसत हो सकते हैं इस तरह की हरकतें करते हुए। लेकिन ये गलत है, ये ट्रेंड बहुत गलत है, इसको समझना होगा कि आपको मतलब क्या मिला। और मैं हैरान हूँ उन फॉलोअर्स से जो इस ट्रेंड के बाद उनको फॉलो करें। बस लोग तो देखना चाहते हैं ना कि क्या नया है, क्या यूनिक है, क्या सनसनी है, और लेकिन ये इतना खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है कि अब आपने एक तो इजी बनी है सोशल मीडिया के थ्रू, आप जरा जल्दी पैसा कमा लेते हैं तो उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जाएंगे। मजे की बात यह है अजीम कि आप टिप्पणी नहीं करते उस पर, आप कोई भी, मैं क्या बोलूं, मतलब कोई भी ऐसी लेम हरकतें करते हैं, कोई भी चवले मारते हैं तो आप जनाब रातों रात आप हिट हो जाते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, ये तो हो गया जो गलत है। अब आप सब मेरी बात जो है ना, मर्द हजरात मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोगों के लिए एक और खबर है, खुफिया शादियां करनी छोड़ दें। खबरदार हो जाएं, क्योंकि नादरा ने एक कोड जारी कर दिया है जिससे बीवियां घर बैठे अपने शौहर की शादी के बारे में जान सकेंगी। यार इस बात पे ना मैं आपके साथ हूं। अगर थोड़ा सा शक हो ना कि मेरा शौहर जो है वो मतलब सही टाइम नहीं दे रहा और वो घर टाइम से नहीं आता और मशकूक हरकतें कर रहा है, तो मेरी प्यारी बहनों,
तुम लोगों ने बस एक कोड लिखना है, उसके बाद पता लग जाना है कि शोहर साहब जो है वो किसी और के शोहर भी बन चुके हैं या इस बात पे शहरबानो मैं आपके साथ हूँ, मैं खवातीन के साथ भी इस मामले के ऊपर कि वाकई बंदों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए अनटिल और अनलेस कोई मजबूरी है और आपने तमाम शराइत अपनी पूरी की हैं और आपने पहली बीवी की इजाज़त ली है, जो कहा जाता है कि उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तमाम जो तरीक़ाकार को नहीं। ये तो आप बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं। मैं खवातीन के साथ हूँ। नाज़ा के मुताबिक शौहर की दूसरी शादी का पता चलाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर आप अपने शौहर का ID कार्ड नंबर लिखें और 809 पर भेजें तो आपको पता लग जाएगा कि शनाख्ती कार्ड अपने खामन का 8009 ये नंबर है, इस पर आप लिख के भेजेंगी तो आपको पता चल जाएगा। 8009 पर मेरी बहनों तुम लोगों ने चेक करना है कि तुम लोगों के शोहर जो हैं वो किसी और के साथ तो नहीं, किसी और के शोहर तो नहीं, किसी और के मिजाजी खुदा तो नहीं बन के बैठे हुए। लेकिन जो निकाह रजिस्टर्ड है सिर्फ वही इस पर आएंगे। आपने अजीम, मैं आपकी बात आप स्टार्ट में कह रहे थे कि अगर एक बीवी का आप हकूक पूरे कर रहे हैं तो इजाजत के बगैर नहीं होती शादी। मैंने ये भी बात की है, यही तो मैंने बात की है। मैंने कहा जी मैं खवातीन के साथ हूँ इस मामले पे कि बिल्कुल इस तरह की जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जब आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो तमाम हकूक अपने जो हैं वो सरंजाम से बखूबी अपनी बीवी का ख्याल रखें। अच्छी बात की ना मैंने, लेकिन बात निकलती हुई बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई और वजह है तो तब भी अपनी पहली बीवी को एतमाद में लें, सारी कहानी बताएं, उसके बाद फिर आप बात से मुझे याद आया कि अगर आपका दिल जवान हो ना तो फिर उम्र में कुछ नहीं रखा होता। एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, एज में बहुत कुछ रखा होता है। ना, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ये मानती हूँ इस बात को। अगर आपका दिल जवान है, आप एक्टिव हैं, आप खुश रहते हैं, आप फुल ऑफ लाइफ हैं, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में खुश रह सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। वो भी तो बताएं ना। आप अपनी छोटी चीजों से एक खुशी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो ये चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका हुआ है, वो अपने ऑफिस जाती हैं और वो रावलपिंडी की खातून है। वो स्केटिंग करते हुए ऑफिस जाती हैं, यानी उन्होंने सारे मसले का हल ढूंढ लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे हुआ, बहुत जरूरी है बात करना। हलीमा सादिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हलीमा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे करती हैं आप, ये आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली आइडिया मुझे आया है कि जब मैं जा रही थी अक्सर मरी रोड पे मेरे साथ बच्चे स्केट करते हुए मैं उन्हें देखती थी, तो बस मेरे जहन में ये आइडिया आ गया कि चलो जी स्केट तो सबसे अच्छा है। और कुछ लोगों ने मुझे ये राय दी कि इस उम्र में आप अगर स्केट करेंगी तो गिर जाएंगी, आपको लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर लोगों की बातें सुने ना तो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हर वो मुश्किल काम कर सकती हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ। मैं स्केट मैंने नहीं किए हुए थे, बाइक भी चलाया हुआ है, ड्राइविंग भी करती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं स्केट भी करके दिखाती हूँ। मैं ये भी करूँगा। हलीमा, मुझे बताएं, आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली? जी, ये बाकायदा तौर पर आप जब इसको चला कर ऑफिस जाना शुरू किया, ट्रेनिंग ली आपने ट्रेनर से? जी, ये अभी तकरीबन 3 मंथ हुए हैं, मैंने अभी स्केटिंग सीखी है और मुझे इसकी ट्रेनिंग दी है। वीडियो भी हम आपकी देख रहे हैं, आप तो बड़े जोशो खरोश के साथ आप मुकाबला करिए, बल्कि आपने एक नौजवान के साथ रेस लगाई हुई है स्केट करते हुए। जी, मैं अवार्ड भी जीत के आई हूँ। जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, वो उस बच्चे ने मुझे काफ़ी वो किया कि आप आंटी आप मुझसे हार जाएंगी। तो वो एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरे आगे आके मुझे गिराने की, लेकिन मैंने मैं जीत के आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है और वो भी लेके आई हूँ मैं। क्या बात है हलीमा, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये बताएं कि अब ये आइडिया आपने अडॉप्ट इसलिए किया ताकि जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके, तो कितनी बचत करती हैं आप ये बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स भी फिर इस तरह के तरीकों को अपनाएं, वो भी बचत कर सकें। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हिम्मत करो तो कोई काम मुश्किल नहीं है, इवन के कोई काम भी हो। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई औरत कमज़ोर है। मैं आपको बताऊं, औरत अगर अपने आप को मजबूत करे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी लिहाज से मर्द से कमज़ोर नहीं है, वो बहुत आगे जा सकती है। अच्छा हलीमा, जब आप रोड पर निकली और जब आपने स्केटिंग करना शुरू की तो लोगों की जानिब से क्या रिएक्शन आया? क्या वो आपको देखकर हैरान होते थे या फिर आपको अप्रिशिएट करते थे? जी, मैं जब रोड पे निकली और रोड पे निकलने के साथ कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे अच्छा अप्रिशिएट करते थे और कुछ ऐसे नेगेटिव सोच के गंदे लोग भी थे जो पीछे से आवाज़ें कसना और इस तरह। और अल्लाह का शुक्र है मैं ना डर नहीं हूँ। तो आपने उधर मुंह करके उनकी तरफ स्केटिंग शुरू कर देनी थी?
ऐसे लोगों का जवाब यही है। मैं उठा के लगाती हूँ, मैं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर लड़कियाँ होती हैं जो मर्द हजरात उनको रोड पे मतलब इस तरह की हरकत में जी, मैं एकदम से गैर महरम मर्दों को खासकर मैं उधर ही जलील करती हूँ, उधर ही बेइज्जत करना स्टार्ट बहुत अच्छी बात है हलीमा, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हैं। ये हया करनी चाहिए। जो लड़कियां इस तरह से आवाजें नहीं कसनी चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। जो लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं वो कभी भी और दोबारा कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं हुई मेरे साथ ऊंची आवाज में बात भी करे। तो हलीमा ये बताएं कि आपने ये और वो डरते हैं। ये आपने ज्यादा से ज्यादा कितना स्केट किया हुआ है? आप रोजमर्रा अपनी शॉपिंग के लिए और कहीं भी जरूरी काम जाना होता है तो आप इस तरह स्केट करते हुए जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं स्केट करते हुए जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दूर दूर भी अब सफर कर लेती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। वेरी नाइस। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने खवातीन को भी ये पैगाम दिया कि आप घर से बाहर निकलना मत छोड़ें, आप बाहर निकलें, लोग तो बोलते रहेंगे, उनको इग्नोर करें या फिर उनको शट अप कॉल दें। मुझे ये बताएं कि आप स्केट करते हुए लाहौर कब आ रही हैं हमारे पास? जी इंशाल्लाह लाहौर में मुझे 5-6 बंदों ने ऑफर किया है। एक मतलब काफ़ी सारी कॉल्स आएंगे इंशाल्लाह। मेरा एक इवेंट भी आ रहा है लाहौर में, तो इंशाल्लाह मैं लाहौर आऊंगी और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात। तो हलीमा, हम चाहते हैं कि अब कई खवातीन जो आपको इस वक्त टीवी पे देख रही हैं वो भी, उनको भी आपका आइडिया अच्छा लगा होगा और वो भी स्केट करेंगी, वो मार्केट जाएंगी, मार्केट जाएंगी बिल्कुल करते हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताएं कि किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इकदाम किस तरह के करने चाहिए स्केट करते हुए? स्केट करते हुए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपको बैलेंस करना आ जाएगा और टी ब्रेक लगानी आ जाएगी, और फिर उसके बाद जब टी ब्रेक अगर आप लगा लेंगे तो आप कहीं भी नहीं डरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब खड्डे वगैरह आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, तो उसमें इंसान थोड़ा सा अपना बैलेंस को नीचे डाउन करके हल्का सा छोटा सा जंप लगा के साइड पे हो जाता है। और मैं एक दफ़ा राजा बाजार गई, वहाँ पे मैंने अपने सैलून की कोई शॉपिंग कर रही थी। तो एक बाइक वाला बार बार आवाज़ें कस रहा था, तो मैं पीछे मुड़ी। मैंने कहा जी भाई क्या मसला है, बातें कर रहे? कहते हैं आप बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने उन्हें एक ही बात की है, मैंने उनसे ये बात की है, मैंने कहा कभी आपने अपने घर की औरतों की भी तारीफ की है? मैंने कहा खबरदार आइंदा के बाद कभी किसी गैर महरम की तारीफ की। मर्दों की फितरत है, वो गैर महरम औरतों की तारीफ करते हैं और अपने घर की औरतों को कुत्तों की जगह रखते हैं। वो मैं ऐसे ही मैंने ऊंची रोड पे सारे बोला, मर्द सब नहीं लोग इकट्ठे हो गए। ये कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि इस तरह करते हैं और उनको शट अप कॉल देनी चाहिए। बिल्कुल, और बड़े अच्छे मर्द भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छी से अच्छी, जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बस लास्ट में ये बता दें कि आप खवातीन को क्या पैगाम देंगी हलीमा? मैं खवातीन को यही पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बहुत टफ गुजारी है, बहुत मुश्किल गुजारी है, कि मैंने जब अपनी मुश्किल हालात में थी ना तो मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, तो ना किसी ने। इवन कि अगर मैं कोई काम भी करती थी, मैंने ज्वेलरी बनाई, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने हर मेहनत का वो काम किया, आधी रात को उठ के मैंने बुक्स नहीं हारी। और मेरे अपने रिश्तेदार, इवन कि अपनी सकी भाभियां वो भी कहती थी ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे, ये करोगी हमारी नाक कटवाओगी। आज दिन तक कभी उन्होंने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, कभी मुश्किल टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, कभी अगर बच्चे बीमार हुए तो किसी ने मुझे पूछा नहीं। तो मैं उनकी बातों में आती, मैंने हिम्मत किया। जी बिल्कुल। लेकिन आपने इस सब में ये बहुत जबरदस्त किया कि आपने इस पे हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, आपने हिम्मत दिखाई, जो कि हर शख्स को दिखानी चाहिए। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो आपने खुद ही उठना होता है और आपने खुद ही अपना रास्ता तलाश करना। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ सारी दुनिया अगर मुझे कहे कि ये बुरी है। सबको आप पर फख्र है कि आपने किसी भी मुश्किल को आड़े नहीं आने दिया अपने, और आपने तरीके इनोवेट किए, आपने नए तरीके को अपनाया कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि हमारे टीम जो है वो इस लेसन हासिल करेंगी। इससे मैसेज मिला उनको एक कि आप स्केटिंग को बिलखसूस अडॉप्ट करेंगी, स्केटिंग को अडॉप्ट करेंगी। इससे मेरे ख्याल से बड़ा फायदा है, आप इससे फिट भी रहते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो इसमें वर्क करती है। आप पैसे बचाएंगे, आप एनवायरनमेंट भी साफ रखेंगे। जी, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सुनो पाक। वेलकम बैक। आजकल हमेशा से यहाँ बैठकर मैं एक ही बात करती हूँ कि सर्दियाँ तो आ चुकी हैं, लेकिन बेसिकली इसको कहते हैं ऑफिशियली वेडिंग सीजन, यानी शादियों का सीजन आ चुका है। हर तरफ शादियाँ ही शादियाँ हैं।
तो शादियों में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हमने अपना कोई ड्रेस पहनना है, वो ड्रेस प्यारा लगना चाहिए। प्यारा लगने के लिए आपकी बॉडी फिट होनी सिर्फ चाहिए। ख़वातीन नहीं, मर्दों को भी टेंशन ये होती है। और फिट रहने के लिए क्या करना होता है कि हमें अपनी डाइट अच्छी करनी होती है, हमें वर्कआउट करना होता है। और आजकल डाइट्स के नए नए नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक नाम ये है कि ब्राइडल के लिए ब्राइडल ड्रेस डाइट भी कहते हैं, कि वो ब्राइडल ड्रेस में पूरी आ जाए, पतला सा ड्रेस बनवा लेती है और वो उसमें पूरा आने की कोशिश करती है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट ज़रताश उमर साहिबा। कैसी हैं ज़रताश? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप लोग? वी आर गुड, ज़बरदस्त। तो ज़रताश, सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़न किस तरह से कम करना चाहिए जिसमें एनर्जी भी बरकरार रहे और कोई और मसला ना बने? अच्छा, सबसे पहले एनर्जी का तो फॉर्मूला ये होता है कि हमने एनर्जी इक्वल रखनी होती है अपनी वर्कआउट के। फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी जो आप इनटेक कर रहे हो वो आउटपुट जो होना है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हम डाइट पे जाते हैं तो फिर हमारा इनपुट कम होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और डाइट हमें कम करनी पड़ती है। कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है। बेसिकली हमें 800 से 1200 कैलोरी, 800 से 1200 कैलोरीज का हमें प्लान लेना चाहिए। उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आने चाहिए, प्रोटीन का अच्छा पोर्शन आना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का अच्छा पोर्शन आना चाहिए और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। कम करने से मुराद ये है कि उसमें फाइबर रिच चीज़ें लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, ओट्स ले लें और ये जो सिंपल मतलब वाइट ब्रेड है या बेकरी आइटम्स हैं इनसे अवॉइड करना हम शुरू कर दें। तो इस तरह से हम डाइट प्लान लेके चलते हैं, जिसमें हमारे पास नाम आता है कीटो डाइट का। बिल्कुल। कीटो डाइट बेसिकली बनती तो मिर्गी के मरीजों के लिए, कहते हैं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कीटो बनती तो मिर्गी के मरीजों के लिए, लेकिन अगर हम कीटो को अच्छे तरीके से मॉडिफाइड कर लेना, जिसमें हम हेल्दी मरीजों के लिए भी इस्तेमाल बेसिकली बनी ही मिर्गी के मरीजों के लिए, क्योंकि उसमें हमने ग्लूकोज नहीं देना होता, क्योंकि उससे उनको फिट्स पड़ते हैं। तो कीटो में बेसिकली हम ग्लूकोज कम कर देते हैं, फैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आप कीटो को जैसे ही छोड़ते हो आपका वेट डबल पुट ऑन हो जाता है। लॉस तो हो जाता है क्योंकि वो आप बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे, उस पर ब्रेन को एनर्जी ग्लूकोज ने कहीं ना कहीं से देनी है। वो जो आपके फैट सेल्स, जैसे आप लोग कहते हैं हमारे एब्डोमिनल एरिया पे फैट आया हुआ है, बेली फैट है, तो वो बेसिकली बेली फैट को फिर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है कीटो। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो वो दोबारा से डबल कर देता है। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्राइडल ड्रेस डाइट है ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। फिर जब वो शादी के बाद वो दावतें खाते हैं ना, वो 2-3 दिन में डबल पुट ऑन हाँ, दोबारा ये सीन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो देखिए लॉन्ग टर्म पे क्या करना चाहिए? शादी की डेट्स आएंगे सब, तो आजकल जो वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स चल रही हैं, ये जो बुकिंग्स चल रही हैं, वो तो 6-7 महीने पहले ही हो जाती है। हाँ जी, बुक हो जाता है। तो अगर आप 6-7 महीने में डाइट प्लान फॉलो करना शुरू करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल कि आप 1 महीने के अंदर क्रैश डाइट कर लें और उससे आप यकीन करें ना तो ब्राइडल ग्लो रहता है, फेस पे कोई ग्लो नहीं होता। ये मैंने देखा है, जो भी कीटो करता है या शदीद किस्म की डाइट करता है ना, उसके फेस की खूबसूरती खत्म हो जाती है, ग्लो नहीं होती और पिंपल्स, एक्नी और कार्बंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपका रंग जो है वो बड़ा डल हो जाता है। एग्जैक्टली डल हो जाता है। तो वो डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात फॉलो करती हूँ कि लीव दोज फ्राइज एंड मूव दोज थाइज। अपने फ्राइज को छोड़ दें, अपनी थाइज को चलाएं, जरा वर्कआउट करें। और फीमेल्स जो हैं वॉक करें। एग्जैक्टली। फीमेल्स जो हैं वो 6 महीने पहले ही उस रिजाइमेंट को फॉलो करें। फ्राइज बाकी मोटा करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं। एक तो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर, इतना डीप फ्राई ऑयल, और हम बार बार उस ऑयल को फ्राई कर रहे थे। अम्मी के सामने दूसरी दफा ऑयल डाला ना तो पता लग जाए। हफ्ते में 1 दफा खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दफा खा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें फ्रेश ऑयल को फ्राई करना पड़ता है। हम जो एक ही ऑयल को बार बार फ्राई करते हैं, हम उसे इतना ज्यादा ट्रांसफैट कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा नुकसान है। ये टेक्निक कितना काम करती है? वो कहते हैं कि अगर आपने अपना वेट रिड्यूस करना है और आप ये भी नहीं चाहते कि आप ज्यादा अपने चस्के जो है वो खत्म करें, तो वो ये होता है कि आप अपनी डाइट को 1 या 2 जो टाइम है उनके बजाय 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 5-6 टाइम पे डिवाइड कर दें। तो डाइट होती ही है। डाइटिंग का मतलब है खाते रहना। ठीक है, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने भूखा रहना है। डाइट का मतलब है छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपने एक दफा आपने पेट नहीं भरना, एक दफा पेट नहीं भरना। जैसे हम लास्ट टाइम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि कुछ घंटे हम एक फास्टिंग कंडीशन में चले जाएं और कुछ घंटे जो हमारी ईटिंग विंडोज है उसमें 2-2 घंटे बाद आप कुछ खा लें। आप अगर 12 घंटे का भी फास्ट करते हैं तो आपके पास फिर भी 12 घंटे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कितना इसमें मैटर करती है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो आपने इनटेक करना है उसको आउटपुट भी तो करना है। अगर आप इनटेक कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट नहीं दे रहे, तो वेट डबल गेन होगा। अभी सर्दियों के मौसम में बिल्कुल दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को, वॉक बाहर निकलने को। हर मील के बाद 5-5 मिनट्स की वॉक कर लें। सर्दियों में बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है, पता ही नहीं चलता, आपको भूख बहुत लगती है। आप क्यों खाती हैं इतना खाना? मैं तो लोगों के मसाइल बता रही हूँ, तो आपने को एंकर की मसाइल बता रही हूँ, मैं तो अपनी बात नहीं कर रही। तो बहुत खाना पड़ता है सर्दियों में, मोस्टली लोग कहते हैं ज्यादा खाया जाता है सर्दी में। इतना ठंड जो है ना उसको भी तो आपने इस तरीके से करना होता है। कई बार लोग सर्दियों में बैठते हैं और किलो मछली खा जाते हैं। मछली खाते हैं, मूंगफलियां खा जाते हैं, पूरा पैकेट मूंगफली का खा जाते हैं। आपका इशारा मेरी तरफ से नहीं। तो उसके बाद बहुत दिल घबराता है, उसका क्या करना है? दिल घबराने के लिए यही है कि फिर हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन टी पी लेते हैं,
और मैंने एक जगह पढ़ा था मछली कि के बाद ग्रीन टी और दिल घबराएंगे नहीं? नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि लोग यही कहते हैं ना कि ग्रीन टी पी लेते हैं। ग्रीन टी का कोई फायदा नहीं है फिर इतने सारी कैलोरीज लेने के बाद। मैंने एक जगह एक डॉक्टर का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि ग्रीन टी तभी फायदा करेगी जब आप ग्रीन टी का पत्ता पूरे पहाड़ पे चढ़ के तोड़ने जाओ। जो आप वो टी बैग में तोड़ के ले रहे हो तो करो। एग्जैक्टली, तो आप वर्कआउट भी तो करो। तो ये हम ये करते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि हर मील के बाद 5 मिनट्स की वॉक कर लें। रात में जब हम खाना रात खाते में हैं नहीं, जब भी कर लें, थोड़ा हल्की फुल्की चहलकदमी 5 मिनट्स की वॉक 5 मिनट्स की वॉक 5 मिनट्स की वॉक की बात है। या आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, जिस तरह से अब आजकल ऑफिसेज हैं, सीढ़ियाँ हैं, मोस्टली हम यही करते हैं Stairs कि use लिफ्ट करें। के बजाय स्टेयर्स यूज करें। हाँ जी। बस लास्ट टाइम जब आप आई थी ना, उसके बाद से मैं और हम अजीम राना स्टेयर्स ही यूज कर रहे हैं। आज मैंने भी स्टेयर यूज उस पे किया नहीं जा है, रहे मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको फिट नहीं लग रहे पिछले से? बहुत ज्यादा। अपनी तारीफ है। अच्छा मुझे बताइए ना, सर्दियों में अमूमन ये होता है कि हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते, खाना ज्यादा खाते हैं। रात में मोस्टली हमें क्या खाना चाहिए जो हमें ज्यादा तंग ना करे? रात में हमें बेसिकली प्रोटीन अच्छा खाना चाहिए। प्रोटीन अच्छे खाने से मुराद है हम कोई बारबेक्यू, कीमा किसी भी फॉर्म में ले लें, चिकन, फिश किसी भी फॉर्म में ले, लेकिन वो प्लीज एक पोर्शन में लें। हमारा जो पाम साइज होता है ना, बता रहे हैं कि 1 kg खा ली। नहीं 1 kg नहीं, हमारा जो पाम साइज होता है, जिसका जो पाम साइज है उसकी वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है जो बहुत छोटा है तो बस यही रिक्वायरमेंट है। अच्छा इससे ज़रदाश, ज़्यादा हम नहीं खाना लोग चाहिए। मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो ऐसा करते हैं, वर्कआउट करते हुए प्रोटीन शेक्स का भी जी। वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना हेल्दी है? वो ठीक होता है? कोई नुकसान तो नहीं वो होता? ठीक मैं तो रिकमेंड नहीं करती प्रोटीन शेक। जो हम प्रोटीन पाउडर्स डालते हैं और वो एक्सेस में अगर हम यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सीधा आपको लेके जाते हैं किडनी फेलियर्स की तरफ। अब जो 1 महीने के अंदर लोग कहते हैं हमारा कोई चैंपियनशिप आ रही है या हमने किसी उसमें कंपटीशन के लिए जो करते हैं, वो जो करते हैं वो बहुत बुरी चीज़ है। मैं एक डेली रूटीन में हेल्दी रहने के लिए या फिट रहने के लिए वो बात आप कर रहा ले हूं। सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने उससे एक्सीड नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप अंडों की सफेदियां भी डाल रहे हैं, आप 4 ग्राम का पाउडर भी डाल रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद मतलब एक स्कूप जो होता है जी दैट इज इनफ फॉर 1 डे। उसके अलावा और कोई प्रोटीन इंटेक नहीं, उसके अलावा शेक में आप ना लेना वो, क्योंकि वो बिल्कुल बायोलॉजिकली अवेलेबल हो जाता है। हनी का कितना किरदार है सर्दियों में? हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हनी कफ से प्रिवेंट करवाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को दे सकते हैं? बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों में तो वो जिस तरह माएँ टोटका करती हैं, हनी में जो फ्रेश हमारी ब्लैक पेपर होती है उसको कूट के भी लगाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जो उसको कूट के खिला दें? खिला दें बच्चों को। टेस्ट थोड़ा सा बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन यह है कि वो सॉर थ्रॉट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग वो दूल्हों की कितनी होनी चाहिए उसकी हम 1 टेबलस्पून में हम चुटकी बस डालते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा बताइए कि दूल्हा दुल्हन जो दूल्हा दुल्हन गलत करते हैं। मैं वही बता रही हूँ कि आजकल शादी की डेट्स पहले ही भी डिसाइडेड होती हैं 6 मंथ्स की। तो 6 मंथ में जो आप वेट लॉस करते हो वो आपका लॉन्ग टर्म जाता है, और 6 मंथ में ही वेट गेन जो करना होता है वही लॉन्ग टर्म चलता है। तो लड़कों ने अक्सर ये करना होता है। अब जैसे मोस्टली मेरे कलीग डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हमारी शादी आ रही है, 3 महीने में आपने मेरा 10 kg गेन करा। 3 महीने में 10 kg, चलो मैं गेन करा दूंगी, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो वो बेली फैट आ जाएगी। जो अपना गेन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो यही होता है कि 6 मंथ में ही आपने लॉस करना है और 6 मंथ में ही आपने गेन करना है, जो लॉन्ग टर्म आपको चलेगा। लॉन्ग टर्म ये है कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और आप फीमेल्स को तो मैं यही कैरी भी कर सकते हैं, और आपको एकदम फील भी नहीं होता कि मैंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया या बहुत ज्यादा खा लिया। एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया ज़रदाश साहबा। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना है, फॉलो करना है। बच्चों के लिए भी बताया गया है कि शहद खाना है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अहम सेगमेंट है, इसमें हम आपको बताते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना करने का हुक्म दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी जायज़ है, और इसी हवाले से ये उन्होंने फैसला भी दिया है। तो आज इसी पर बात करेंगे, और इस हवाले से हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें माहिर कानून ज्वाइन कर रही हैं जी एडवोकेट तैयबा अब्बासी। तो आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपकी जानिब पाऊंगी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हक महर की शरीयत में क्या हैसियत शरअन अगर देखा जाए? बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपके प्रोग्राम का भी एक बुनियादी तशख़्ख़ुस बनता जा रहा है कि आप ज़िंदा मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं, और वो मौज़ूआत जो बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे के करीब तर हों उन पे बात की जानी चाहिए, और उस पर एक इंफॉर्मेशन के तनाजुर में जो है वो एक इबलाग का ज़रिया होना चाहिए। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। दीन रहमत जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है, और जब हम ये दावा करते हैं और इसके बारे में इसका बुनियादी तारुफ़ ये कराते हैं कि ये इंसानी फ़ितरत और फ़ितरत के सारे तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रहनुमाई और हिदायत करता है,
तो उसके अंदर इंसानी ज़िंदगी की जितने तकाज़े हैं उन सबको एड्रेस करता हुआ ये दीन नज़र आता है। आप ये देखें कि इस दीन के अंदर हमारा जो खानगी निज़ाम है उसके ऊपर इतनी उसकी अहमियत को ज़हन में रखते हुए इतना ज़्यादा उस पर कलाम किया गया है कि वेस्टर्न स्कॉलर डॉक्टर ल्यूरेंट जेस्लर ये बात कहने पर मजबूर है। वो ये कहते हुए एतराफ़ करते हैं कि मुझे इस दीन के अंदर खानगी निज़ाम पर इतनी गुफ्तगू होती हुई नज़र आती है कि मुझे यूँ लगता है कि गोया ये घराने का दीन है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस दीन के अंदर घराने और इसमें जुड़े हुए जितने अफराद हैं उनके हुकूक के हवाले से, उनके आपस में ताल्लुक़ के हवाले से कितनी तफसील से कलाम कर रखा गया है। और हम समझते हैं कि जो घराने की बुनियाद है वो क्योंकि निकाह है, इसीलिए निकाह के तनाजुर में भी बड़ी तफसील के साथ हमें रहनुमाई देता हुआ ये दीन नज़र आता है। ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये खबर पहुँचती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ निकाह का अमल जो है वो इंतहाई पसंदीदा है। और निकाह बुनियादी तौर पे दो जो असासी रिश्ते हैं, दो अफराद, एक मर्द और एक औरत, उनको एक घराने की बुनियाद फराहम करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। और ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, गो कि इसकी तारीख़ तो शायद इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख़ पुरानी है, लेकिन दीन रहमत का ये इम्तियाज़ है कि इसने इसमें भी दोनों के हुकूक और फ़राइज़ दोनों को बड़ी वजाहत के साथ जो है वो हम पे आया कर दिया है। और हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक का मामला ये था कि लोग निकाह जो है उसे एक बहुत सतही सा और आम सा अमल समझते थे, और उसमें भी खातून जो थी वो उसकी हालत कमोबेश वैसी हुआ करती थी जैसी एक गुलाम के बेचने और खरीदने का अमल होता है, उस तरह का ये अमल हुआ करता था। लेकिन बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आला इम्तियाज़ अता फरमाया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। हम माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा साहिबा, उनसे भी पूछ लेते हैं। तैयबा साहिबा, आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान का कानून है वो हक महर के हवाले से क्या कहता है, और आपके जवाब से पहले हम ये भी बता दें कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इस सेगमेंट के दौरान कॉल भी कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, और वो भी जो भी मसाइल के बारे में पूछ सकते हैं। जी तैयबा साहिबा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है जो बेसिकली हक महर के लॉ को और ये सारे कंटेंट्स को डील करता है। फैमिली कोड्स हैं और फैमिली लॉज ही हमारे यहाँ। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 टाइप के महर होते हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसमें एक वो महर होता है जो मौके पे दे दिया जाता है। जैसे आप जब शादी होती है तो शादी के वक्त, निकाह के वक्त कहा जाता है कि इतना महर तय हुआ जो मौके पर अदा कर दिया गया। दूसरा वो महर होता है जिसमें से ये कहा जाता है कि कुछ हिस्सा महर का मौके पर दे दिया गया और कुछ हिस्सा जो है ऑन डिमांड होगा। ऑन डिमांड का मतलब होता है दूसरे टाइप का महर, यानी जब खातून डिमांड करेगी तो उसको दिया जाएगा। और तीसरा महर वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तलाक होगी या शौहर की डेथ होगी तो वो महर तब मिलेगा। उसको ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहा जाता है, डेफर्ड महर कहा जाता है। ये 3 टाइप के बेसिकली महर होते हैं। एक जो मौके पर अदा कर दिया गया, एक को जो जब खातून डिमांड करेगी तो दिया जाएगा, और तीसरा वो महर होता है जो कि डेफर्ड होता है कि जो डेथ या निकाह खत्म होने की सूरत में दिया जाएगा। सो ये 3 टाइप के बेसिकली हमारे यहाँ हक महर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने रेफरेंस दिया इनिशियली के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई अभी के, उसमें उन्होंने कहा, तो उसमें ये था कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑन डिमांड कि जब निकाह नामे के अंदर क्लॉज में ये ना लिखा, इन तीनों टाइप्स में से कुछ भी ना लिखा हुआ हो, मुअज्जल ना लिखा हो, मुवज्जल ना लिखा हो और इंदुल तलब ना लिखा हो, तो फिर उसको बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं फिर उस महर को ऑन डिमांड समझा जाएगा। यानी जब खातून कहेगी, बीवी कहेगी तो उसको वो महर दिया जाएगा। तैयबा, अगर कोई हक महर अपने वक्त की अदायगी पर नहीं अदा करता, वक्त पर अदा नहीं कर रहा अगर कोई पर्सन हक महर, तो उसको सजा भी है कोई कानून में? अच्छा, एज सच तो इसमें सज़ा के लिए यह है कि जब कोर्ट से डिक्री हो जाता है महर और उसके बाद वो मर्द अदा नहीं करता तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है 6 महीने तक। ये 2 सज़ाएं मौजूद हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रिसेंटली इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने कहा कि चूंकि फॉल्स लिटिगेशन को, फेक लिटिगेशन को ख़त्म करने के लिए कि एक महर लिखा हुआ निकाहनामे के अंदर जो कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको एडमिट किया जाए, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक क्यों लाया गया और 6 साल खातून को महर क्यों नहीं दिया गया? तो उसमें यह है कि ये एक नई प्रेसिडेंट सेट हुई कि फाइन भी हुआ। तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल बात है, बिकॉज ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ मैं फैमिली लॉ में काम करती हूँ तो सालों साल खवातीन जो हैं वो महर के लिए, हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त हमारे कॉलर हैं जी कुर्बान, हमारे साथ इस वक्त कॉल पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान, कैसे हैं आप? किराना साहब, अल्लाह पाक कैसा है, आप ठीक हो? खैरियत है जी? खैरियत से बिल्कुल। क्या सवाल है आपका?
सर सवाल ये है कि हमारे लोग जो है ना ज्यादातर जो है ना बाहर रहते हैं गांव में, वो जब निकाह उनका होता है ना तो इसी हक मोहर में जो है ना कुछ मतलब वैसे लिख देते हैं। उसके बाद जो है ना जब उनका ऐसे कोई डिवोर्स से तलाक वगैरह हो जाता है ना तो फिर वो जो जाके कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट फिर मांगती है निकाह नामा, उनके पास होते नहीं है, वो बेचारे तो औरतें जो होती है ऐसे दरपदर हो जाती है, ना तो उनका हक मिलता है ना कोई और उसको हक मिलता है। ठीक, चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब पूछिए डॉक्टर साहब। सवाल का जवाब ये सवाल क्या है? जी, ये जो सवाल है ये हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा इसका सामना करना पड़ता है, और मैं ये समझता हूँ कि दीन रहमत हमें इसमें भी बड़ी खूबसूरत रहनुमाई अता करता है कि निकाह का बुनियादी तसव्वुर ही ऐलान करना है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो जो चीज़ें तय की गई हों वो भी जो एक बड़े तबके तक जो है या कम से कम जो आपसे रेलेवेंट लोग हैं उन सब तक उसकी खबर होनी चाहिए। और जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की और अब इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाना शुरू किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल ऐन दीन के तालीमात और मिजाज के मुताबिक है कि जब निकाह हो जाए तो उसको एक तहरीर की शक्ल में लाया जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये दो शख्सियात के दरमियान एक मुआहदा है जो अल्लाह को बीच में रखते हुए दो लोग आपस में एक दूसरे को कबूल करते हैं। उसमें दीन रहमत ने तो इस हद तक दोनों को अपनी अपनी शराइत मुतय्यन करने का हक़ अता किया है, और बिलखुसूस हक़ महर जो है इसके हवाले से तो इस आला दर्जे का एहतमाम किया गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खालिसतन औरत का हक है, ये खालिसतन वो तय करेगी कि उसके लिए कितना जो है वो हक़ महर होना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि एक बड़ी समाजी इल्लत ये मौजूद है कि हमारी जो बच्ची जिसका निकाह होना होता है उसके वालिदैन, उसके अजीज़ो अकारिब, उसके चचा मामू, उसका ख़ानदान उसका हक़ महर जो है वो तय कर रहा होता है। हालांकि दीन ये कहता है कि इसके मुतय्यन करने का इख्तियार भी खातून को दिया गया जिसका निकाह होने जा रहा है, और इसको माफ़ करने का इख्तियार भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो खातून को हासिल है। साहब यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगी आपसे भी और तैयबा से भी, दोनों से मेरा सवाल है, कानूनन और शरन क्या है? कुछ लोग, अब पहले तो था कुछ लोग पैसे के तौर पर हक महर देते थे कि इतने पैसे हैं, शरीयत में ये इतने पैसे मिनिमम आपने देने ही देने हैं, ये आपका हक महर है। अब लोगों ने कुछ शराइत रखना शुरू कर दी हैं कि फ़लाँ जगह पे जाएंगे, फ़लाँ चीज़ मुझे देंगे, सुबह की नमाज, इस तरह की चीज़ें, क्या ये हक महर में हो सकती हैं? शरई तौर पे तो मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है, और मैं ये अपने सामीन और नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि जो 13 तैयबा आपकी जानिब शौहर तलाक देगा, जी तैयबा जी, कुछ अर्सा पहले तक निकाह नामे में आपने देखा होगा नॉर्मली एक क्लॉज बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी कि अगर शौहर तलाक देगा तो इतने पैसे देगा, या अगर शौहर तलाक देगा तो इतना घर देगा, इतनी ज़मीन देगा, ये कंडीशन रखी जाती थी, या इतना खर्चा देगा। तो फिर उसमें भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, हमारी जजमेंट्स आई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने कहा कि कोई भी शर्त रखना स्पेसिफिकली शादी या तलाक के हवाले से वो गलत है। ताहम महर इटसेल्फ एक कंडीशन है। महर को आप इस तरह लें कि दो लोगों के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। शरी तौर पर तो डॉक्टर साहब बैठे हुए बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं एज अ लॉयर आपको ये बता सकती हूँ कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है। दो लोगों के दरमियान जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके दरमियान जो क्लॉजेस लिखी जाती हैं वो इंटैक्ट होती है, और वो जिस तरह लिखी जाती है उस कंडीशन को ऐसे लिया जाता है। तो ये भी एक शर्त के तौर पर होता है। महर एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, उसमें आप लिख सकते हैं कि महर अभी देना है, मैंने थोड़े अरसे बाद ये कंडीशन पूरी करनी है, या तलाक या डेथ की सूरत में होगी। ये दोनों कंडीशन लिखी जा सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कंपलसरी है। हाँ, यहाँ पे हमारे एक मकतब फ़िक्र ये एक इम्प्लीकेशंस ले आते हैं कि नहीं जी, आप जो है वो जो महर करें मौके पे अदा करें। हालांकि ये हमारे लॉ के अंदर और शरीयत में भी शायद ये, मुझे उस शरीयत के हवाले से मैं शायद इतना आपको एग्जैक्टली ना, लेकिन लॉ के अंदर ये बता सकती हूँ कि ये 3 कंडीशंस पे महर हो सकता है। ठीक है। और उसमें बड़ी स्पेसिफिकली ये है कि मौके पे महर अगर अदा करते हैं कुछ आप उसको बाद में ज़मीन की सूरत में, घर की सूरत में, प्लॉट की सूरत में, और वो बड़ा वैलिड होता है उसको। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो निकाह नामे के अंदर लिखी जाती है वो रजिस्ट्री के तौर पे समझी जाएगी, उसको अलॉटमेंट या रजिस्ट्री समझी जाएगी उस औरत के हक में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मेरा सवाल आने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्ट्री ही समझी जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये, अभी जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि बिल्कुल जो बच्ची जिसकी शादी हो रही है ये हक महर उसका हक है कि वो डिसाइड करे, उसकी बजाय बाकी जो रिश्तेदार हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये भी अमूमन देखा जाता है कि अगर खुद से कोई बच्ची डिमांड कर दे या उनके पेरेंट्स इवन कोई डिमांड कर दें, हक महर की शक्ल में कर दें, तो वो उनके खिलाफ समझा जाता है। बिल्कुल इसका सबब असल में बुनियादी तौर पे हम जिस मुआशरे में रहे हैं सदियों से, हमारे गिरदो पेश में, क्योंकि माजरत के साथ हिंदुज़म जो है उसका बहुत ज़्यादा असर रहा तहजीबी एतबार से, कल्चर के एतबार से।
सो हम ये समझते हैं कि ये जो निकाह का मामला है इसके अंदर हया का शायद ये तकाजा है, इफ़्फ़त का ये तकाजा है कि लड़की खामोश रहे। हालांकि जो कायनात में सबसे ज़्यादा हया पर बात करने वाला दीन है और जो कायनात की सबसे हयादार हस्ती जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने बेटी को मनकुआ को ये हक अता किया है कि वो बिल तमाम अपने इस राइट का एलानिया ऐलान जो है ना वो कर सकती है और इसका मुतालबा कर सकती है। बच्ची की कॉल है जी इसी मामले पे बुशरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? बुशरा आप हमें सुन पा रही हैं? बुशरा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही जी। सवाल है कि आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, टेक्निकल इशू, दोबारा ट्राई करते हैं आपको लेने के लिए। डॉक्टर साहब आप प्लीज कंटिन्यू। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सारे हया को ज़हन में रखते हुए सारे को, यानी उसकी हया, उसकी इफ़्फ़त, उसके वक़ार को मद्देनज़र रखने के बावजूद ये हक औरत को अता किया है कि वो ये तय करे कि उसके लिए क्या होना चाहिए। हमारे आमूमी तौर पर जिस वक्त निकाह हो रहा होता है और ये कहा जाता है कि ये तफसीलात ना तय की जाएँ, इससे बदगुमानी पैदा होती है। भाई ये अल्लाह जब जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इस रिश्ते को कायम रखने पर जोर देता है और इसके लिए हमें इसकी अहमियत बताता है, वो ही ये बता रहा है कि जो शराइत हैं, जो मामलात हैं, उनको पहले से तय कर दिया जाए। और निकाह का मकसूद ही बुनियादी तौर पे ये होता है कि किन शराइत के तहत दो लोगों के दरमियान निकाह हो रहा है, उसे वहाँ पर भी बयान किया जाना चाहिए। हमारी कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जब निकाह की तकरीब होती है तो दोनों ख़ानदान इकट्ठे होते हैं और हम सिर्फ उसमें दोनों के नाम पुकार रहे होते हैं और बस ऐसे जिसे कहते हैं ना एक तायराना अंदाज में, सरसरी अंदाज में जो है वो तस्करा करते हैं। निकाह का जो फॉर्म हमारा है ना उस पर 13 से 16 तक की जो शिकें हैं, 13 नंबर से लेके 16 नंबर की शिकें जो है उनके ऊपर एक लकीर लगा दी जाती है। उनका जरा सवाल ले लें, फिर इस पे दोबारा बात करते हैं। जी बुशरा जी, क्या सवाल है आपका? बहुत अच्छा मौजू है हक महर के नाम पे। थैंक यू। लड़कियों को खामोश करवाने का लड़कियों को खामोश करवाने के लिए कोई बुशरा आप ना थोड़ी सी जगह तब्दील कर लें, गालिबन मेरे ख्याल से सिग्नल्स का कोई मसला। आवाज आ रही है आपको? सवाल का जवाब दे दें आप कि ये जो डिफरेंट चीजें रखते हैं, अब निकाह में शराइत रखते हैं कि नमाज फजर पढ़नी है आपने या फिर मुझे फलां जगह पे लेकर जाना है, ये भी शुरू हो चुका हुआ है। तो क्या ये है देखिए जो निकाह की बुनियादी शरई शराइत है ना, हमारी जो बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो माल की शक्ल के अंदर मौजूद है, रकम जिसे हम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जितने निकाह हैं आपकी ज़िंदगी में, उन सब में तो रकम जो है वो तय की गई। 500 दिरहम अमूमी तौर पर था, सिवाय सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। उनके अलावा बाकी सबका 500 दिरहम था और उनका 4000 के करीब दिरहम जो है वो, और एक रिवायत में 5000 दिरहम या दीनार जो है वो आपका जो है वो हक़ महर था। खुद सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है उनका 500 मिसकाल चांदी जो है वो निकाह में था और सरकार ने खुद ये फरमाया कि 10 दिरहम से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो जो रकम है उसे मुतय्यन करना ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ आज के ज़माने में भी रकम इसलिए बेहतर होती है कि उसको एक क्लैरिटी के साथ उसकी वर्थ हम पे वाज़ेह होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो जामिद वो है ना आपका हक महर, वो भी कायम किया जा सकता है। जामिद से मुराद ऐसी फिक्स प्रॉपर्टी जो जैसे प्रॉपर्टी की शक्ल में है या आपकी कोई और ऐसी कीमती चीज है उसको उसमें रखा जा सकता है। और समाजी रिश्ता है। मैं चाह रहा हूँ कि तैयबा साहिबा से भी कमेंट ले लें। तैयबा साहब आप ये बताइएगा, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि माल की शक्ल में हक महर बेहतर है, तो ये कहिएगा कि कोई पाकिस्तान के कानून की नज़र में इसकी कोई हद तय है, कितनी डिमांड की जा सकती है? देखें, एक तो पहली बात बड़ी क्लैरिटी कर दूं कि महर में जिस तरह शरीयत में कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह कानून में, पाकिस्तानी कानून में कोई लिमिट नहीं है। आपकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन वही क्वेश्चन है कि लड़की और लड़का ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपस में कंडीशंस तय कर सकते हैं कि हमने, जैसे पहले एक सवाल आया शहरबानों की तरफ से कि ये कंडीशंस रख दी जाती हैं कि जी वो फलानी जगह लेके जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में अगर वो कोई भी चीज़ तय करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं। जहाँ तक महर के लिमिटेशन है वो भी एक कंडीशन है, वो उनकी दोनों पार्टीज की इस्तिताअत है, वो क्या महर रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, गोल्ड रखना चाहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ कैश और गोल्ड आपने देखा होगा कि लिखा जाता है कि जो गोल्ड है वो महर में दे दिया गया, जो लड़के की तरफ से दिया जाता है, या जो है वो लिख दिया जाता है कि इतने लाख रुपए जो है वो इंद तलब है या गैर मुअज्जल है या मुअज्जल है, लिख दिया जाता है।
प्रॉपर्टी का ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग अक्सर निकाहनामों में प्रॉपर्टीज़ लिखवा देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की वहाँ यहाँ पे हमारे जो निकाह रजिस्ट्रार साहिबान हैं ये क्योंकि जल्दी में कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे और निकाहों में भी जाना होता है, उस जल्दबाजी में वो उस खातून का नुकसान ये करते हैं कि प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स नहीं डालते। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि जैसे किसी ने महर में प्लॉट लिखवाया है तो उस प्लॉट की स्पेसिफिकेशन, उसका प्लॉट नंबर, उस गली, एरिया, मोहल्ला, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, उसकी हर चीज़ डिटेल में लिखी जाए, उसका मेजरमेंट लिखी जाए, फिर उसके बाद उस पर ये लिखा जाए, ये सारी डिटेल। तो लिमिटेशन कुछ नहीं होती। अच्छा, कोई सजा वगैरह मिलती है अगर हक महर ना दिया जाए तो? चाहे वो पैसे लिखें, गोल्ड लिखें, जो भी लिखें। कोई सजा वगैरह मिलती है इसमें कि अगर आपने एक वादा किया कि मैं इतना गोल्ड दूंगा और वो डाइवोर्स के बाद वाला, तो क्या उसमें सजा वगैरह मिलती है? देखें, अगर महर के बाद जैसे कंडीशन ये लिखी हुई है कि डिवोर्स के बाद ये महर मिलेगा, तो खातून को कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में जाके वो जो महर है वो अपना अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे ये महर निकाहनामे में लिखा हुआ था, मुझे नहीं दिया। तो सजा उसमें ये है शहरबानो, वो मैंने अगेन पहले भी बताया कि उसमें ये होगा कि आप कोर्ट से जब डिग्री करा लेंगे तो फिर उसको 6 महीने तक कोर्ट जेल भेज सकती है अगर वो नहीं देता, और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कोई सैलरी है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट अटैच करके उसमें से वो जो महर की रकम है वो अदा करवा सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तैयबा साहिबा, आपने खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। डॉक्टर तारिक साहब, हम चाहते हैं कि आप भी कोई अच्छा कमेंट इस बारे में दें। बस मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी बात यह है कि जहाँ निकाह की तकारीब का इनेकाद कई हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है, हमें ये चाहिए कि अब ये भी रिवायत अपने माशरे में डालें कि हम निकाह की 2 फोटोकॉपीज़ जो हैं, वो जो फॉर्म्स हैं उनकी 2 फोटोकॉपीज़ करवा के एक लड़की को और एक लड़के को निकाह से कुछ दिन पहले दे दी जाए, ताकि वो उसको तफसील से पढ़े और बड़े ठहराव के साथ तजवीज़ की शक्ल में दोनों अपनी अपनी शराइत जो है वो रखें, और फिर दोनों घराने जो हैं वो उसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ निकाह वाले दिन नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके पास मेहमान होते हैं और आप वो बात नहीं कर पाते। सो बॉटम लाइन ये है कि आपको बिफोर टाइम अगर आपके पास वो आ जाएं तो दोनों के दरमियान एक कंसेंसस हो सकता है, और जिन चीज़ों पर मुशावरत के साथ कंसेंसस हो चुका होता है उसके अंदर खैर भी मौजूद होता है और उन पर उन मुआहिदों पर कायम रहना भी आसान हो जाता है। जल्दी से अगर वन लाइनर में आप ये भी बता दें कि अगर कोई ऐसी डिमांड आ जाए और जो साहब हैं वो उसको पूरा ना करने की हैसियत में हो, नहीं ये मुमकिन तौर पे होता है ना, जब कोई हद नहीं है। बहुत सारी ऐसी बात दफा मैंने इसलिए कहा ना कि बिफोर टाइम आपस में तय किया जाए, क्योंकि मेरा अपना जाती तजर्बा है कि बहुत सारे मकामात पर हम तकारीब में जब जाते हैं हम देखते हैं कि पहले कुछ एक अंदाजन मुरवतन एक दूसरे से शर्मा शर्मी में नहीं बात की गई होती, और एन उस वक्त जब 500 आपका मेहमान दोनों तरफ से आके बैठा होता है तो दोनों खानदान एक सोशल प्रेशर के अंदर मौजूद होते हैं, और वो जो चीज़ें ना कबूल करने वाली होती हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, उनको भी लड़का जो है उसे कबूल कर लेता है या लड़की वाले कबूल कर लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि बाद में फिर वो पूरी नहीं हो पाते। कोई पूरा नहीं कर पाता तो खातून तलाक ले सकती है, शरन ये जायज़ है? शरीयत के लिए तो शरीयत ने तो इसे, जैसे अभी यहाँ पर बात हुई कि ये 2 लोगों के दरमियान एक मुआहिदा है, और मुआहिदा जो है वो दोनों की फ्री विल के साथ होता है, और जब तक दोनों उस मुआहिदे में यानी बंदे रहना चाहते हो, उस मुआहिदे को कायम रखना चाहते हो, उस वक्त गो के हत्तुल इम्कान कोशिश दोनों तरफ से यही होनी चाहिए कि इस मुआहिदे को ना टूटने दिया जाए, इसे कमज़ोर ना होने दिया जाए। निकाह जो है वो तो 2 इंसानों को एक दूसरे के करीब करता है और इस पर पूरे घराने की आगे बुनियाद है, नस्लों की बुनियाद होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर इसको टूटने की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। जी, ये बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इस सेगमेंट को एंजॉय भी किया, उनके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। सवालात भी लिए हमने और आप लोगों के सवालात के जवाब देने की कोशिश की। वक्त थोड़ा कम था लेकिन हमने कोशिश की कि हम तमाम चीज़ों को प्रॉपरली आप तक पहुंचा सकें। तो आज का हमारा प्रोग्राम हुआ खत्म, कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। हाफ़िज़। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।